अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को लैपटॉप पर चलती इसकी तेज तेज उंगलियां बार बार पास रखे मोबाइल पर आती रिंग पर थम जाती और फिर एक बार नजर डालकर वो वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमा देता। मैं कम इन सर। मैनेजर ने दरवाजा नॉक करते दाद से अंदर आने की इजाजत मांगी तो इसने लैपटॉप को बंद करते फाइल सामने खोली। यस कम इन। दाद अपने इस बाप के चमचे को जानता था। सर साइन चाहिए कुछ फाइल्स पर। इसने अपने 32 के 32 दांत दिखाते फाइल्स दाद के सामने रखी। दाद ने एक मुस्कुराहट फेंक कर पेन उठाते अपने सिग्नेचर्स के वापस फाइल्स बंद करते इसके सामने रखे कि अचानक इसका मोबाइल फिर से बजने लगा। दाद के साथ मैनेजर ने भी झुककर गौर से देखा। कोई रॉन्ग नंबर है शायद। कमाल साहब ने इस पर नजर रखने को कहा था कि काम के दौरान इसके दोस्त ना बीच में टांग अड़ाएं या वो मोबाइल फोन पर बिजी ना हो। तभी मैनेजर बार बार इस पर नजर रख रहा था। हाँ आप करेंगे बात। कुछ दांत पीसने से मोबाइल मैनेजर की जानिब बढ़ाया तो वो गड़बड़ा गया। नहीं। वो जल्दी से फाइल्स उठाकर बोले तो दाद ने हाथ से दरवाजे की जानिब इशारा किया, ये पैगाम देते हुए कि आउट हो जाओ। हेलो रुखे कड़क लहजे में वो बोला तो दूसरी तरफ वही खनखनाने वाली हंसी दाद को कोफ्त हो गई। क्या तकलीफ है आपको मैडम? क्यों तंग किया हुआ है? वेला नहीं बैठा हुआ, 1000 काम है मुझे। आइंदा कॉल की तो अच्छा नहीं होगा। गुस्से से कहते इसने बगैर दूसरी तरफ की सुने कॉल कर डिस्कनेक्ट कर दी। क्या अभी कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे फिर मोबाइल बजने लगा। दांत ने गहरा सांस लेते सिर चेयर की पुश से टिकाकर खुद को रिलैक्स किया। मोबाइल कान से लगाया। कल दोपहर से इसे अनजान से नंबर से मिस कॉल्स आने लगी थी। इस नंबर को इसने ब्लॉक किया तो सुबह से फिर दूसरा नंबर। वो तंग आ गया था। बताएं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? चेयर को दाएं बाएं घुमाते हुए वो मुस्कुराकर बोला, पहचान लिया जनाब? एक अदा से आवाज आई। दांत ने दांत पीसे। नहीं पहचानने की, मंजिल तय कर रहा हूँ, आप मदद करेंगे मंजिल पर पहुंचने में? क्यों नहीं। वो हंसी। मैं नाजिया हूँ, आपकी कज़न नूरुलैन की कोलीग। इस दिन बस के इंतजार में खड़ी नूरुलैन को आप इसे लेने आए थे ना, तो इस दिन आपसे खुद तारुफ करवाने की बहुत कोशिश की पर लगता है आपका मूड अच्छा नहीं था, तभी बगैर हमारी तरफ देखे चले गए थे। पर हम आपको भूल नहीं पाए। खुदा को भी यही मंजूर है कि हम मिले एक दफ़ा और एक दूसरे को जाने पहचाने। वो अपनी रूह में मुस्कुराती कह रही थी और दादा आंखों में गुस्सा लिए से सुन रहा था। नंबर कैसे मिला आपको मेरा? इसने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछा। कल नूरुलैन आई थी रिजाइन लेटर देने, इसी से आपका जिक्र किया था तो इसने कहा आप इसके कज़न हैं, आजकल कुछ मसरूफ़ हैं। मैंने नंबर मांगा तो इसने दे दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? वो बोल रही थी। दांत सुनकर मुस्कुरा दिया। वाह मोहब्बत तो ये है जो बगैर जाने अपने दांत की पहचान लिया मेरी बोनी ने। वो मुस्कुरा कर सोचने लगा, आपको ये नहीं बताया कि मैं इसका शौहर हूँ और हमारी एक बेटी भी है। वो रिज़ाइन इसने मेरे कहने पर किया था कि टीचिंग के शौक में मेरी बेटों को टाइम नहीं देती। घने बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बोला तो दूसरी तरफ 440 वोल्ट का झटका लगा शौहर बेटी पर। शौहर बेटी? नूरुलैन शादीशुदा है और आप दोनों की बेटी भी है? सदमे से भरी आवाज दांत के कानों से टकराई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो नेक्स्ट मंथ बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं। बस आपकी दुआ चाहिए इस मिशन में। और आपको कुछ कहना है मुझसे बहन? नाजिया के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरा। यहाँ दांत का झट फाड़ के का था। इसने सोचा नहीं था इसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तुम्हारी तो खैर नहीं मेरी बोनी। मोबाइल टेबल पर रखते वो वापस अपने काम में मसरूफ हो गया, पर इसे सबक सिखाने का इरादा जरूर कर लिया था। पहचानने में कोई मुश्किल तो दरपेश नहीं आई। एसपी रईस जमान ने टेबल पर आते देखकर उठकर हाथ मिलाते हुए खुश होते पूछा। नहीं अपना शहर है। बुरहान इसके सामने चेयर खिसका कर बैठ गया और आसपास के देहाती माहौल को देखने लगा। इसने सुबह ही जमान से कनेक्ट किया था और रईस जमान ने इसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बुरहान के हामी भरते ही जमान ने इसे एड्रेस सेंड किया। यहाँ आया वो और प्राइवेट मीटिंग चलाता था जिस पर बुरहान का मजीद तजस्सुस बढ़ा। वो सुबह ही मुस्कान को एक स्कूल में एडमिशन करवा कर इसे वापस घर छोड़कर अपना ख्याल रखने की हदायत करता यहाँ पहुँच गया था। ये एक गाँव की तरफ जाती सड़क के किनारे छोटी सी लोकल चाय पीने की जगह थी। यह छोटा सा होटल कह दो जहाँ कोने वाली टेबल पर जमाने से बैठा इंतजार करता मिला। सुना है बेस्ट का केस फिर से खुला है। पहले कई ऑफिसर्स नाकाम हुए हैं, इसे बंद कर चुके थे, पर आपने इसका एक बंदा भी मारा है और इसने आप पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। हैरत की बात है। जमान ने बुरहान के चेहरे को देखकर हैरत का इजहार किया। हैरत तो मुझे भी हुई थी इसकी खामोशी पर। बहरहाल भड़केगा जल्द ही। यहाँ बुलाने का मकसद क्यों ख्वाहिशमंद है इस मीटिंग के? बात घुमाते हुए बुरहान ने वजह पूछी। जमान ने गहरा सांस लिया, एक सरसरी से नजर आसपास डाली। मैं तुम्हें बेस्ट के खिलाफ सबूत दूंगा और बदले में तुम। वो कहते कहते रुका। बदले में क्या देना पड़ेगा? बुरहान इसका चेहरा देखते जो मामला मुकम्मल किया और जमान की आंखों में चमक उभरने लगी।
مجھے اس کے پاس سے بلائنڈ بیوٹی چاہیے جس سے وہ شادی کیے بیٹھا ہے۔ زمان کو نہیں معلوم تھا کہ ہورولین برہان کے کزن ہے۔ اس نے بات مکمل کر کے مسکراتے برہان کو دیکھا جس کے ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہو گئے تھے اور جبڑا تن گیا تھا۔ بلائنڈ بیوٹی؟ وہ بڑبڑایا۔ ہورولین! زمان کے لفظ سے یا آنکھ کے شعلے برہان کے رگ رگ میں شرارے بھر اٹھے۔ وہ مجھے چاہیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نام لینے کی؟ بیچ میں رکھی ٹیبل کو دھکا دیتے اس نے زمان کے کالر کو پکڑا اور دھاڑ کر اس کے منہ پر مکے مارا۔ ہورولین چاہیے تمہیں؟ وہ گھرایا پوری طاقت سے، اسے دوسری ٹیبلوں کے اوپر پھینکا۔ آہ! زمان بری طرح چلایا، لڑکھڑا کر اٹھ کر برہان پر جھپٹا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ آس پاس کے لوگ دونوں کو بری طرح مار پیٹ کرتے دیکھ کر دور ہو گئے۔ ٹھا ٹھا! اچانک اس جگہ پر چیخم پکار مچ گئی تھی۔ لوگ فائر کی آواز پر وہاں سے بھاگ گئے۔ مارو اسے! زمان برہان کو چھوڑ کر دور ہوا اور چلا کر بولا، اصل میں تو اسے اے سی پی برہان ایک رکاوٹ لگا تھا جس نے ٹریفک پولیس سٹاف کو سخت آرڈرز دیے ہوئے تھے، خاص سے عام تک ٹرانسپورٹ چیکنگ کے، اور ہر طرف سختی سے پولیس آفیسر کو باور کروا دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے رشوت لی یا کسی مجرم کے واسطے رشتہ داری میں اسے چھوڑا تو اس کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ اب رئیس زمان کے جو لوگ تھے پولیس میں سپورٹ کرنے والے، وہ بھی گھبرا کر کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں اپنی نوکری جانے کا ڈر ہو گیا تھا اور اب ان کا ٹرک کافی لڑکیوں سمیت ابھی بھی پاکستان میں ہی موجود تھا، خفیہ جگہ پر، اور نہ ہی بحری راستے پر جا پا رہے تھے۔ برہان کے سنبھلنے سے پہلے ہی زمان وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس پر سامنے سے گولیوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ شش! گن پکڑے! برہان فرض کرتے بالکل ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، کہیں سے رستہ نہ بچا تھا۔ پر شش کی آواز پر اس نے دیکھا تو دوسری دیوار کے ساتھ لگی ہاتھ میں گن پکڑے مسکان کھڑی اسے اپنی طرف آنے کی اشارہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر برہان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سنا تھا لڑکے لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، پر اس لڑکی کو دیکھ کر وہ سب غلط ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر زمان کے بھاگنے پر افسوس کرتے فرض کے بند ہونے پر مسکان کے سامنے دیکھا جہاں سے نکلنے کا راستہ صاف تھا، کچھ جنگل جیسا تھا، پر بچ سکتے تھے دونوں۔ نیچے بیٹھ کر اس نے ایک دو گنتے بال کی طرح جسم کو حرکت دیتے ایک ہی پل میں ٹھا کے آواز اپنے کان کے قریب سنتے ہی وہ مسکان کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ نیچے کچے رستے پر اتر آیا۔ دونوں الگ الگ درخت کی آڑ میں بیٹھے، گن سامنے پکڑے۔ یہیں کہیں ہوگا، زندہ نہیں بچنا چاہیے آج وہ اے سی پی۔ ایک بھاری آواز انہیں اپنے قریب سنائی دی۔ مسکان نے مسکراتے سے دیکھا، برہان بھی صحیح دیکھ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ بالکل قریب سنائی دینے لگی۔ ٹریگر پر انگلیاں رکھی، انگلیوں پر مضبوطی کرتے اس نے برہان کو دیکھا۔ اس نے سامنے پتھر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سمجھتی سر ہلا گئی تھی، اسے کیسے بھی کر کے زمان کے آدمیوں کو مارنا تھا کہ وہ برہان کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں۔ اگر وہ اس کے ہاتھ آ گئے تو زمان پکڑا جانا تھا اور بلیک کنگ ہمیشہ کے لیے چھپ جاتا، پر اسے ایسا نہیں ہونے دینا تھا۔ آہستہ سے اٹھایا اور اپنے بائیں جانب پھینکا۔ وہ رہا، پتھر پھینکنے پر انہیں لگا کہ وہاں برہان ہے۔ ان کا دھیان جیسے ہی بھٹکا، دیکھ کر دونوں اپنی بستر پر انگلیاں مضبوط کرتے سامنے آئے اور جو بائیں جانب دیکھ رہے تھے، برہان نے ان کے ٹانگ، بازو اور کندھے کا نشانہ لیا، پر مسکان نے اسے الٹ کر ہو کر ان کے سر کا اور سینے کا نشانہ باندھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ مارنا نہیں ہے انہیں؟ برہان غصے سے انہیں زمین پر دیکھ کر مسکان کی جانب لپکا کہ اس نے سامنے گن کر دی۔ خبردار آگے بڑھے، میں نے وہ کیا ہے جو صحیح تھا۔ اگر ہم انہیں مارتے تو ان کے ہاتھ میں گن تھی، وہ ہم پر اٹیک کر سکتے تھے۔ گن واپس بیلٹ میں لگا کر اس نے مسکراتے کہا۔ برہان نے غصے سے پہلے لاشوں کو پھر اسے دیکھا۔ لڑکی ہو، ڈر نہیں لگا اتنی بے رحمی دکھاتے؟ وہ سامنے آ کر اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ ڈرنا چھوڑ دیا ہے، جب ڈرتے تھے تو لوگ ڈراتے تھے، اب ڈراتے ہیں تبھی لوگ ڈرتے ہیں، ورنہ سانسوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مسکراتے وہ آگے بڑھی واپس جانے کے لیے۔ یہاں کیسے پہنچی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں یہاں آ رہا ہوں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچتے پوچھا تو مسکان نے مسکراتے اسے دیکھا۔ جیسے میرے دل کو پہلے دن تمہیں دیکھ کر معلوم ہوا کہ یہ میرا ہیرو ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ برہان جس کے نقوش کو دیکھ رہا تھا جواب پر اسے گھورا۔ بہت بکواس کرتی ہو، اور یہ گن کیوں رکھی ہے اپنے پاس؟ اس نے چھوڑ دے۔ اب وہ اس کے پاس موجود گن کا پوچھنے لگا۔ لائسنس موجود ہے صاحب؟ ورنہ معلوم ہے بغیر لائسنس کے ہماری زندگی کا ہی لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ جیب سے لائسنس نکال کر اس نے سامنے کرتے وہ مسکرا کر بولی اور ساتھ ہی منہ میں ببل ڈالا۔ برہان ایک نظر لائسنس پر ڈال کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہلتے سرخ لبوں کو۔ چلتی ہوں، دو انگلیاں ماتھے تک لاتے وہ مسکرا کر مڑی۔ برہان نے اس کے پیچھے سے اس کی جیکٹ کی کالر کو پکڑا، واپس اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ کیا حرکت ہے لڑکی کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں؟ وہ گھرا کر خود کو آزاد کروانے لگی، پر ناکام۔ کہاں سے لڑکی لگتی ہو؟ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ بلیک بوٹ، جینز، یلو ٹی شرٹ، بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، منہ میں موجود ببل کی وجہ سے مسلسل ہلتے سرخ لبوں کو حرکت سے وہ ایک لوفر لڑکا تو لگ رہی تھی، پر لڑکی نہیں۔ تم سے مطلب؟ سخت مزاحمت کرتی وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔
इनका भरपाया तो करती जाओ। बुरहान ने इसके सामने पड़े लोगों की जानिब इशारा दिलवाया। मैं कैसे करूं? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, ऊपर से मुझ पर ही उलट रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं। घबराती वो बोली तो बुरहान ने इसके घबराने पर मुस्कुराहट छुपाई। तुम्हें किसने कहा बीच में कूदने के लिए? वो इसकी आंखों को देखते बोला। मेरे दिल ने। वो एतमाद से बोली। और क्या कहता है तुम्हारा दिल? इसका चेहरा अपने करीब करते पूछने लगा तो मुस्कान ने घबराहट से अपनी पलकें झपकी और वो तेजी से मुंह में बड़े बलबल को चुभाने लगी और इसकी आंखों में देखती रही। तुम्हारा साथ कॉलर पर पकड़ सख्त देखकर वो बोल उठी और फिर से इसे देखने लगी। अगर मैं ये तुम्हारा ख्वाब तोड़ दूं तो? इसके मुंह की हरकत को देखते अब्रू झुकाकर पूछा। एक पल को बुरहान को लगा इसकी आंखों में वीरानी छाई हो, पर दूसरे ही पल इसने अपना वहम लगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे यकीन हो जाएगा, मैं बनी ही टूटने के लिए हूँ। वो बोली तो बेसाख्ता बुरहान की पकड़ नरम पड़ गई और फिर इससे आजाद हो गई। एक बात का जवाब दोगे? चाहते हुए वो पलटी। बोलो। इसके बेतासुर चेहरे को देखते बुरहान बोला। तुम ख्वाब तोड़ना जानते हो एसीपी? इसके सवाल पर बुरहान के दिल ने नफी की। हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो तमस्खरे से मुस्कुराकर बोला तो मुस्कान सर हिला गई। मैं तुम्हारी फैरी को देखकर समझ चुकी हूँ। वो हंसकर कहती से साकिब छोड़कर वहां से चली गई। बुरहान ने जब्त से मुठ्ठियां बीची। आखिर क्यों ये लड़की इसके गले पड़ने लगी थी और मैं क्यों इससे नरमी से बरत रहा हूँ? अभी तो मेरे सामने इसे सबूत पड़े हैं। इसने लाशों को देखकर सोचा। पर इसने तुम्हें बचाया था, दिमाग ने कहा। फिर तो वो मासूम लोगों को बचाती है, दिल ने कहा। पर गलत तरीके से बचाती है, गलत इंसान का साथ देकर। फिर आवाज आई। क्या तुम खुद को रोक पाए? फेरी को इस दरिंदे के पास देखकर। तुमने भी तो इसे मार डाला बेदर्दी से। क्या वर्दी पहनकर मारना गुनाह नहीं, बगैर वर्दी के मारना गुनाह है? बुरहान ने जब्त से दोनों हाथों से बाल झगड़े। कुछ नहीं है बुरहान, अपने काम पर तवज्जो दो। वो खुद कर झिड़क कर बाहर आया और इस होटल में जाने लगा जहाँ वीराना बन गया था। इसे अफसोस होने लगा। कैसा रहा साथ मेरी गैर मौजूदगी में? मुस्कान झूले के करीब आती हुरुलैन की गोद में बैठे पपी को देखकर मुस्कुराती पूछने लगी। बहुत खूबसूरत, उन्होंने मुस्कुराते कहा और आंखें मुंदे आराम से बड़े पपी के बालों पर हाथ फेरने लगी। भाई वाह, ये तो तुमसे बहुत अटैच हो गया है 2 ही दिन में। दोनों को देखकर वो पास आकर बैठी। बस ये था ही इतना प्यारा और तुमने कहा ये इसे फुल प्यार दो, तो मैंने अब इसे एक पल भी मुझसे दूर नहीं जा रहा। और खुशी से अपना कारनामा बताने लगी और मुस्कान फतेहमंदी से मुस्कुरा दी। ओ, तो फिर तुम्हें इजाजत है, तुम इसे अपने साथ अपने रूम में रात को भी ले जा सकती हो। इसने जैसे हुक्म सुनाया सच्ची और चीख पड़ी। कितना अच्छा लगेगा जब वो इसे अपने साथ रूम में सुलाएगी। सैर भी कितना खुश होगा इसके नए दोस्त को देखकर। वो ख्यालों ही ख्यालों में सोचती मुसलसल मुस्कुरा रही थी और इसके हाथ की हरकत को रोकते देख पपी अपने सर को हिलाने लगा कि बाल सहलाती जाओ। मुस्कान देखती अंदर की जानिब बढ़ गई। रात को मुझे तंग मत करना, अच्छे बच्चे की तरह सो जाना। हाँ मेरा बेबी, इसे किसी छोटे बच्चे की तरह गले से लगाते हुए इससे कहने लगी। तो पपी भाऊ भाऊ करके करने लगा। शाबाश मेरा सोना बेटा, उन्हें कहते पाँव नीचे रखे। मीसनी, ओ मीसनी, कहाँ मर गई हो? संभाल संभाल कर कदम आगे बढ़ाती हुए चिल्लाई। क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? भागती मुस्कान बाहर और इसे सीधे रास्ते पर चलते अंदर आते देख वो सामने ही खड़ी होकर बोली। मुझे इसके कपड़े चाहिए, मुझे लगता है ये नंगा है, इसे शर्म आ रही है। जल्दी से इसके कपड़े मंगवाओ या सईद को कॉल करो, इससे कहो कि आते हुए बेबी के कपड़े साथ लेता है। वो कहती हुई पास से गुजर गई और अंदर लाउंज में सईद ने इसकी आसानी के लिए जहां जहां वो जाती थी वहां रास्ता साफ कर दिया था कि इसे चलने में कोई रुकावट ना हो। हैरत से मुस्कान ने मुड़कर इसकी पुश्त को देखा। क्या अंधी होने के साथ ये पागल भी है? आर यू मैड? क्या कह रही हो? जानती हो? कमर पर हाथ रखते नीचे मखमल के खलीन पर बैठी इससे बोली। देखो लड़की, इंग्लिश में गाली मत दो, जो कहना है उर्दू में कहो, वरना सईद को बताऊंगी कि तुम मुझे गालियां देती हो इंग्लिश में। उंगली से इसने वॉर्न करते धमकी देने लगी। हाँ, मैंने कब गाली दी? सईद की धमकी पर इसने दांत पीसने, मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। अभी तुमने क्या कहा? फिर हाँ, और तुम्हें जो काम दिया है वो करो और निकलो अब। वो कुछ दिन अकड़ कर गर्दन अकड़ा कर बोली और मुस्कान को वो सच में सईद की बीवी लगी। जाहिर है सोबत का असर तो होना ही था। इसे शर्म नहीं आएगी? ये तुम्हारी तरह भी शर्म है, लापरवाही से कहती। वो सोफे पर बैठी और एलईडी की ऑन की। तुम्हारा क्या मतलब है बेशरम हो मीसनी? वो चीखी के पपी भी बल खाकर इससे देखने लगा। इतना साफ कहा है फिर भी मतलब बताऊं? ओह, इसका मतलब तुम कूड़ा मगज हो, इसने अफसोस करते कहा और सामने चलती मूवी पर नजर टिका दी। मीनी मीसनी कहेगी, इसने जवाब पर वो बड़बड़ाती रह गई। अरे मेरा बेबी पापा आएंगे तो कपड़े मंगवाऊंगी। पपी को पकड़ाकर वो गोद वापिस में बैठी और इसे कहती इरादा बांध गई थी कि पहले तो इस मीसनी की शिकायत लगाएगी, फिर अपने बेबी के लिए कपड़े मंगवाएगी। आवाज आहिस्ता करो टीवी की। गुस्से से वो बोली। मुस्कान ने इसे देखा। एक क्या साइको कम था जो ये साइकी औरत भी आ गई है। इसने बड़बड़ाते हुए इसके हुक्म पर अमल किया।
हर सू अंधेरा फैला हुआ था आसमान पर और वो छत पर खड़ी छोटी सी दीवार पर कोहनी टिकाए हाथ में स्टोरी बुक पकड़े कभी स्याह आसमान पर चमकते देखती तो कभी एक दो सतरे पढ़कर लबों से कप लगाती। पास ही कॉफी का मग रखा हुआ था और चेयर पर पीछे बैठी थी। बैठने के लिए वो खड़े होकर स्याह आसमान और इस पर चमकते चांद सितारों को देखने कुछ अलग ही शहर था। आसपास के घर रोशन थे और दूर से रास्ता साफ नजर आ रहा था जहां से गाड़ियां गुजर रही थी। नीचे इल्वी हाउस का खूबसूरत लॉन भी साफ नजर आ रहा था। वो मुस्कुराती फिर से बुक में चंद लाइंस पढ़ने लगी। दाद ने इसे रात को अपने रूम से बाहर आने से मना किया था, पर वो क्यों मानती इसकी बात। अपने ही घर में कैदी बनकर है, ये भी कोई जिंदगी है। दिन का आसिया बेगम की रोक टोक रात को दाद की, इससे तो बेहतर था वो अपने घर में थी, कम से कम जहां जाना चाहती चली जाती। इसके नाक चढ़ाकर लबों से कप लगाया कि नजरें गेट से अंदर दाखिल होती कमाल साहब की गाड़ी के पीछे दाद की गाड़ी पर पड़ी। वो घबराकर एकदम झुकी और तब तक झुकी रही जब तक इसे अंदाजा हो गया कि वो दोनों अब अंदर जा चुके हैं। और फिर कुछ देर बाद उठी और गहरा सांस लेकर वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गई और फिर चुस्कियां लेकर बुक रीड करने लगी। दाद इसे याद आया कि कल कैसे इसने गुंडे के नाम पर नाजिया और दाद का नंबर दे दिया था और सुबह इसके मुसलसल आती कॉल्स देकर वो बमुश्किल खुद को कहका लगाने से रोक पाई थी। और उसकी परेशान सूरत पर जब कमाल साहब इसे नागवार नजरों से घूरते और इसे और भी मजा आता। काफी देर गुजरने के बाद इसे लगा अब इसे जाना चाहिए और नींद भी आंखों में भर आई थी। इसे भी यकीन हो गया था जब सारे घर की बत्तियां गुल देखी, सब सोने चले गए, मतलब कोई नहीं होगा बाहर। वो आराम से अपने रूम में जा सकती थी। एक सर्द हवा का झोंका इसके बदन से टकराया। वो मुस्कुराती अंगड़ाई लेने लगी। मुस्कुराता दादा आकर इसके पीछे खड़ा हुआ और इसकी कमर पर लटके काले बालों को चोटी के देखते बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मैंने तुम्हारी दोस्त से वादा किया था, घर आते ही इसे अपनी बीवी से बात करवाऊंगा। एक हाथ इसके मुंह पर रखते दूसरा इसके गिर्द हसार डाले। इसे झुककर इसके कान में सरगोशी की। नूरुलैन तो सख्ते में ही आ गई। अपने मुंह पर रखे इसके मर्दाना मजबूत हाथ को फटी आंखों से देखती वो फड़फड़ा कर रह गई। अपनी कोहनियां इसके पेट में मारती वो चेहरा झटकने लगी, मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकालती। क्या हुआ, डर गई? झटके से इसका रुख अपनी तरफ करते वो इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा, जो गुस्से भरी नजरों से इसे देख रही थी। ये क्या बेहदगी है दाद? नूरुलैन को सचमुच इसकी हरकत पर गुस्सा आया। और वो कौन सी बेहदगी थी जो तुम अपनी इस दोस्त को मेरा नंबर देकर आई थी? इसने झटके से दाद पर इसके बाजू जकड़ा। कौन सी दोस्त? कैसी दोस्त? मैंने किसी को नंबर नहीं दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और इसको गुस्से से देखकर घबराई कहने लगी, वेट। दाद ने एक नजर इसके बुलाए चेहरे को देखते जेब से मोबाइल निकाला और इसमें नाजिया का नंबर ढूंढने लगा। इसे दूर होते मोबाइल को देखते ही नूर मौका देखकर वहां से भागी। भागती कहाँ हो मेरी बोनी? मोबाइल कान से लगाते ही दाद मुड़कर इसकी कलाई पकड़कर झटके से करीब करते इसकी पुष्ट पर अपने सीने से लगाई और एक हाथ इसकी कमर को जगड़ते इसे कैद कर लिया। दाद छोड़ो कमीने, वरना मैं चीखने लग जाऊंगी। पराई आवाज में वो कहती इसके हाथ को हटाने लगी, पर नाकाम। अलबत्ता सख्त होती पकड़ पर वो कराह जरूर उठी थी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपने कहा था ना आपको नूरुलैन से बात करनी है, तो लीजिए बात करें इससे। दाद ने मुस्कुराकर कहते मोबाइल नूर के कान से लगाया। पकड़ो मेरी बोनी जानम। इसने जबरदस्ती नूर के हाथ में मोबाइल थमाया और नूर को अंदाजा नहीं था ये सब होगा। वो रोने जैसी होगी सूरत हाल से। कैसे करे बात? वो क्या कहेगी कि मैंने झूठ बोला है? लोग जाते हुए अच्छी यादें छोड़कर जाते हैं और मैंने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। नाजिया शर्मिंदा सी दोनों हाथों से मोबाइल थामे इसने कान से लगाया। वह हकलाते हुए हिम्मत की। दाद ने दूसरा बाजू भी इसके गिर डालकर इसके शाने पर अपनी ठोडी टिकाई। तुम्हें शर्म नहीं आई नूरुलैन मुझे अपने शौहर का नंबर देते हुए? तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, फिर भी ऐसी घटिया हरकत, वो भी अपनी कुलीग से। हैरत है तुम पर, मुझे इतनी सीधी लगती थी तुम। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कर सकती हो? आई कांट बिलीव नूर, आई हेट यू। रोती नूर को साकित छोड़कर वो कॉल काट के दाद सारी बात सुन रहा था। इसके रोते कॉल काट कर मुस्कुराते मोबाइल वापस जेब में रखा। मेरी बेटी? तुम दोनों शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बेटी भी है। बड़बड़ाते इसके कानों में नाजिया के अल्फाज गूंजे। हमारी बेटी? दाद ने कहकर लगाते तो नूरुलैन शौक से इसकी जानी मुड़ी। तुमने ये बकवास की है दाद? वो चीखी तो दाद ने एकदम इसके मुंह पर हाथ रखा। अब ऊपर उंगली रखते इसकी आंखों में देखा तो नूर का बेसाख्ता दिल धड़क उठा था। मैं तुमसे सुबह हिसाब लूंगा कमीने, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। घबरा कर वो दूर हुई, कहती वहां से भागने लगी कि एक बार फिर पलक के झपकते वो इसके मजबूत हिसार में थी। यहीं कहीं होगा सारा हिसाब मेरी बोनी। नाजिया बाजी की सजा तो सुन ली, अब मेरी भी देख लो। वो कहने के साथ बगैर इसे समझने का मौका दिया इसके मुंह पर ऊपर करके इसके सुर्ख लबों को अपने फोकस में लेकर इन पर झोंका आया और इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर पीछे बांध दिए। नूर फड़फड़ा कर रह गई, पर वो झुका रहा, यहाँ तक कि इसका दम घुटने से सांसें फूल गई थी। कौन है ऊपर? आसिया बेगम की आवाज पर झटके से दाद ने से अलग किया और नूर खांसी लंबे लंबे सांस पड़ने लगी। ये चूड़ियां पहनने का तो ये मतलब है कि मैं रुखसी का शोर मचाऊं, है ना? इसके कलाइयों में पहनी चूड़ियों पर उंगलियां फेरते वो बोला, नूर
तुम हो? सीढ़ियां चढ़ती खांसी की आवाज पर आसिया बेगम ने हैरत से पूछा तो दाद ने इसके चेहरे को देखा जो सुर्ख हो गया था। अब अगर अपने दाद का नंबर किसी को दोगी तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी, क्योंकि दाद सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ मेरी बोनी का। वो इसके कान में झुका कह रहा था और बगैर आसिया बेगम की परवाह किए, और नूर अपनी सांसों भरी आंखें झपकती खड़ी थी खामोशी से। इस सिस्टम में इतना तो चलता है, बाकी की सजा रुखसती के बाद। और हाँ, हमारी बेटी के बारे में जरूर सोचना। इसने भीगे लोगों पर अंगूठा फेरते वो सरगोशी में बोला और वहां से चला गया। आसिया बेगम ने हैरत से पास से गुजरते दाद को देखा, जब मुस्कुराती एक नजर आसिया बेगम पर डालकर वहां से चला गया। तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? वो नूरुलैन को देखती नागवारी से पूछने लगी और नूरुलैन के सांस रुक गए। वो तायम्मी मतलब कि दाद के दोस्त की कॉल आ रही थी, तो दादी इसलिए से बात करने के लिए यहाँ आ गया था और मैं यहाँ बैठी कहानी पढ़ रही थी। वो अपनी नजरें नीचे करते बोली और अपना बुक उठाकर वहां से नीचे चली गई। आसिया बेगम ने हैरत से इसकी पुश को देखा। जैसी माँ वैसी बेटियां। वो जहर खंदक लहजे में गोया हुई और इसके पीछे ही आ गई। इसे अपने रूम में बंद होते देखकर खुद भी गहरा सांस लेती एक नजर दाद के रूम में बंद दरवाजे पर डालकर अपने रूम में आ गई। मैं कह रही थी अब रुखसी का सोचना चाहिए। अपने हाथों पर लोशन लगाती नाइटी में मलबूस आसिया बेगम कमाल साहब के पास बोली, मैं भी सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह कल कोई तारीख रखते हैं। कमाल साहब ने फाइल से नजरें हटाकर इनके चेहरे को देखते बोले तो आसिया सर हिलाकर तकिया दुरुस्त करती लेट गई। मैं शॉपिंग शुरू कर दूं दुल्हन की? कुछ सोचते हुए बोली, एहतियात से पैसे खर्च करना और फजूल खर्ची से परहेज करना, क्योंकि मैं पहले ही लेट हूँ और इस वक्त पैसों में 3 करोड़ बुरहान को दे चुका हूँ। अब बस वो इस लड़की को ले आए, फिर इस रेस्टोरेंट से पैसे ही पैसे होंगे। फिर चाहे जितनी मर्जी फजूल खर्ची करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बहुत दूर की सोच रखते कमाल साहब मुस्कुराते अपनी बीवी को देखते बोले, कमाल मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचे इस बेस्ट के हाथों। माँ की ममता जागी तो वो तड़प कर बोली, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। और वो भी एसपी बुरहान है, देखना इस लड़की को पाने के लिए जरूर इसे लाएगा वापस। और फिर रेस्टोरेंट के पेपर भी नूरुलैन के नाम होंगे, जिसे मैं बहुत आसानी से अपने नाम करवाऊंगा। फाइल बंद करते गिलास उतार कर आसिया बेगम के चेहरे को देखने लगे। आपने कहा था फिर दोनों को तलाक करवा देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं भतीजी पर तरस आकर अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर देंगे? जानते हैं कैसी हालत में आई थी वो लौटकर? उससे मैं आसिया बेगम उठकर बैठी, याद है, क्यों गुस्सा दिला रही हो? पहले इसे आने तो दो, निकाह के बाद तलाक भी करवा देंगे। कमाल साहब ने अपनी बीवी को गुस्से में देखते हुए इन्हें वापस तकिए पर लटाते हुए बोला। तो सुख का सांस लेकर आसिया बेगम आंखें मूंद गई। कमाल साहब वापस अपनी फाइल पर की जानिब मुतवज्जह हुए। बेड पर बैठी वो अपनी कलाइयों को देखने लगी, जहां दांत की सख्त पकड़ की वजह से चूड़ियां टूटकर गिरी थी वहां, और इसकी दूधिया कलाई पर सुर्ख निशान पड़ गए थे। बहुत बुरे हो तुम दांत, आई हेट यू। वो तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। कितनी शिद्दत दिखाई थी इसने कि याद करते इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, भाड़ में गया हमारा रिश्ता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। चूड़ियां उतार फेंकती वो सिसकती हुई बोली और जूती हवा में फेंककर बेड पर औंधे मुंह गिर गई। और पता नहीं कब इसकी आंख लगी, इसे मालूम ही ना हुआ। आज जल्दी से हो गई डार्लिंग। रूम का दरवाजा लॉक करते वो अंदर आकर इसे बेड पर कंफर्ट में लिपटे देखकर सही टेबल पर मोबाइल रखता घड़ी और अपना खंजर दराज में रखने लगा। अब ड्रेस लाए सईद हमारे बेबी के लिए। सईद आवाज पर हो एन एकदम से कंफर्ट दूर कर दी, उठकर बोली। सईद जो शर्ट उतार कर अपना नाइट ड्रेस निकाला था हमारे बेबी के लफ्ज पर ना समझते मुड़ा। भला इनका बच्चा कहाँ से आया? पर झटका इसे तब लगा जब अपनी मासूम एन के सीने से लगे इस कुत्ते के बच्चे को देखा। एन, ये क्या है? मेरा बच्चा कहाँ से आया? वो भागकर इसके पास आया और कुत्ते को खींच कर नीचे फेंका कि वो हूर से अलग हो जाए, और अचानक नीचे फेंकने पर भाव भाव करने लगा। और सईद इस कुत्ते पर कहर बरसाती नजरें डालकर अपनी एन के हाथ पांव गर्दन चेक करने लगा, कहीं इसने चोट तो नहीं पहुंचाई इसे। सईद, मेरा बच्चा क्या किया आपने इसके साथ? हूर चीख कर इसके सईद के हाथ से झटकती तड़प कर बोली, क्या कह रही हो? ये तुम्हारा बच्चा है, मैं मारना दूं इसे? तुम कुत्ते के बच्चे को हमारा बच्चा कह रही हो? इसे नीचे उतरते देखकर सईद इसके दोनों हाथों को पकड़ता गुस्से से बोला, वो मेरा बच्चा है, आप हाथ तो लगाएं, मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। वो चिल्लाई सईद पर और हैरत से इसे चेहरे को देखने लगा। इतनी जिद क्यों हो गई हो कि इसके हाथ को तोड़ने पर उतर आई थी? सईद ने गुस्से से हूर के करीब आने के लिए मचलते इस कुत्ते को लात से दूर करते रखा। अब अगर तुमने इस बच्चे को अपना बच्चा कहा तो मैं इसको अपने हाथों से मार दूंगा। सिर गुस्से भरी आंखों से दौड़ा। एक पल को नूरुलैन सहम गई। ओ, अगर आप मुझे मेरा पपी वापस ना दिया तो मैं कहीं चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी, बाहर झूले में सो जाऊंगी, फिर भले ही भूत मुझे खा जाए। वो कहती हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। देखो देखो, रो रहा है मेरा बच्चा, दो मुझे वापिस। सईद इसके सीने पर हाथ मारती हुई रोते हुए जिद करने लगी। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, किसने तुम्हें लाकर दिया ये बताओ मुझे। इसके बालों से पकड़कर कहते वो गुर्राया, मार दे मुझे, मार दे, नहीं रहना मुझे जिंदा, कोई नहीं प्यार करता मुझे, हर कोई सिर्फ गुस्सा करता है। इसने मिसनी से कहा बेबी के कपड़े ला दो, तो वो भी इंग्लिश में गालियां देने लगी। आपसे कहा
तो आप भी मार रहे हैं। मेरा तो कोई नहीं है, सिर्फ मारने ही आते हैं। एक बार इंग्लिश सिखाएं, फिर पढ़ाते नहीं हैं, और जो 2 लफ्ज़ सिखाए हैं वो भी किसी से ना कहूँ। जलते हैं सब मुझसे, कहीं मैं भी तुम लोगों की तरह इंग्लिश में जवाब ना दे दूँ। वो सू करती रोती घुटनों में मुँह छुपाएगी और सिसकती अपने पपी को भाव भाव सुनने लगी। सईद खुद इस सूरत हाल से परेशान हो गया था। मेरा बच्चा, तुमसे किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं करता हूं तुमसे प्यार। वो इसे अपने सार में लेकर माथे पर लब रखने लगा और होर सारी हिलाती इसके सीने के बालों पर बहती नाक रगड़ने लगी। झूठ मत बोले, नहीं करते प्यार, वरना मेरे पपी को मारने की बात नहीं करते आप। वो रूठी आवाज में बोली तो सईद ने कलीन पर पड़े इस छोटे से फितने को देखा। दिल कर रहा था अभी से गोली मार दे, जिसने आते ही इतना फसाद फैला दिया था। करता हूँ एन, बहुत करता हूँ। छोड़े इस कुत्ते को, हम अपनी बातें करते हैं, इंग्लिश में नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे को? इसने गाल साफ करते लालच देने लगा। हाँ, इसके बाद मैं करते हैं, पहले मेरा बेबी मुझे ला दो। इसकी शेप पर हाथ पे थे वो मुस्कुराकर बोली तो सईद बेबस होकर गहरा सांस लेता रह गया। मत कहो इसे एन बेबी, वरना इसका कुछ कर दूंगा और आइंदा किसी की बीवी के करीब जाते हुए 100 बार सोचेगा। इसके गाल पर लब रखते वो जैसे मिन्नत करने लगा, वरना इसके दिमाग की रगें तन कर इसके जब्त को गवाही दे रही थी। सईद प्लीज, लाडपन से कहती वो इसके सीने में बेसाख्ता लब रख गई थी। और फिर इसे जैसे ही अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो चेहरा सुर्ख पड़ गया। तो मुझे पागल कर दोगी एन? से लब भीज गया। पागल को भी भला पागल बना सकते हैं? वो खिलखिला कर हंसी। दोनों अब सईद, कहाँ है पपी? वो सीधी लहजे में बोली तो सईद ने इसे देखकर फिर कुत्ते को देखा। तुम इसे बोसा देती हो? इसका चेहरा ऊपर करते सख्ती से पूछा तो हूर ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर दफा करो इसे, नाम मत लेना आइंदा इसका। और बताओ किसने दिया तुम्हें? वो इसे दूर करते चाहकर पाँव से पपी को पकड़कर उठ खड़ा हुआ। सही पपी को भाव भाव वो तड़प कर उठ बेड से उठी। बैठी रहो, वो धाड़ा। हूर बेसाख्ता वापस बैठी। किसने दिया बताओ? एक हाथ से इसके बालों को पकड़कर सर ऊंचा करते वो सर्द आवाज में पूछने लगा। हूर सिसकती रोने लगी। इस मिसी ने। वो हाथ उठाकर इशारा देने लगी और सईद गुस्से से पागल होता है इसे वहीं छोड़कर इस पपी को पाँव से पकड़कर बाहर निकला। और रोलैंड रोती इसके इतने सख्त होने पर अफसोस करती कंफर्ट में घुस गई। इसने तय कर लिया था अब वो इससे बात नहीं करेगी। जिस तरह वो नहीं माना इसके बेबी को ले गया, वो भी नहीं मानेगी, इससे दूर रहेगी। मुस्कान! वो धाड़ता तेज से सीढ़ियां उतरते एक हाथ से शर्ट पहनता नीचे आया और पपी को नीचे फेंका। वो भाव भाव करता दूर हुआ। ये तो शुक्र था इसका फेंका बेरहम नहीं था। इसने एहतियात किया इसे फेंकने में। मुस्कान! शर्ट के बटन बंद करते वो फिर धाड़ा कि होरोलैंड सख्ती से मुठियों में कंफर्ट को जकड़ती रह गई। क्या हुआ सही? रात के इस वक्त सईद को लॉन्च में धाड़ते देख आरिफ रूम से निकला है। तुम्हारी बहन कहाँ है? इसकी कौन सी दुश्मनी है मुझसे? यहाँ मरने की ख्वाहिशमंद है? सईद ने गुस्से से आरिफ से पूछा। वो नसमझी से देखने लगा। क्यों, क्या किया इसने फिर? आरिफ परेशान हुआ। ये देखो क्या किया है इसने? आरिफ को इस कुत्ते की जानिब मुतवज्जा करने लगा। आरिफ ने हैरत से देखा सामने ही प्यारा सा सफेद बालों वाला कुत्ता अपने हाथों को और पाँव सुर्ख छोटी सी जुबान से चाट रहा था। कुत्ता है, खूबसूरत भी है। क्या किया इसने? आरिफ देखकर तारीफ किए बिना ना रह सका, जिस पर मजीद सईद को तैश आया। तुम्हारी वो बहन लाई है इसे और मेरी बीवी को दिया है। तुम्हारा बच्चा है, अब वो जिद कर रही है, इसे ये कुत्ता चाहिए और ये कमीना मजे से इसके साथ चिपका हुआ है। जब जेलस गुस्से से वो दांत पीस कर बताने लगा। सईद! आरिफ इसकी हालत पर कहका लगा था। यार कुत्ता है, देखो तो कितना प्यारा है, दे दो होरोलैंड को अगर वो जिद कर रही है। शायद मुस्कान इसकी बोरियत के लिए लाई हो। देखा नहीं इस दिन फूलों का क्या हाल किया। अब कम से कम मसरूफ तो रहेगी। आरिफ कहते हुए इसकी पपी को उठाकर इसके सर पर हाथ फेरने लगा। तुम नहीं जानते, तुम्हारी बहन ने सिर्फ मुझे तंग करने के लिए किया है। अगर यकीन नहीं आता तो बुलाओ इसे। वो सिर्फ इसे बाहर निकालना चाहता था कि बाहर आए तो इस हरकत की वो ऐसे ही सजा दे, सारी जिंदगी याद रखे। सईद ने पंगा लेना क्या होता है। अपनी मुस्कुराहट रोकते मजीद इसरार करने से परहेज करते वो मुस्कान के रूम की तरफ आया और डोर नॉक करने लगा, पर जवाब ना आया। सईद ने मुठियां भींचकर पीछे खड़े हो गया। शायद सो गई है। आरिफ मुड़कर इसे देखा। तुम पीछे हटो। इसने सामने से इसे हटाकर लॉक दरवाजे पर 2-3 लातें मारी और आरिफ को यकीन हो गया अब इसकी बहन नहीं बचेगी। पर शुक्र था वो रूम में ही नहीं थी, अलबत्ता खुली खिड़की पर चिट लगी हुई थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज बेस्ट भाई? सतर के साथ नीचे दांतों की नुमाइश करता इमोजी बना। सईद ने गुस्से से चिट मसल दी। आरिफ इसकी सुर्ख रंगत देखकर सर को जाने लगा। मैंने जरा इसे कुछ खिलाता हूँ, शायद भूख लग रही हो इसे। वो कहता वहां से निकला और सईद खामोशी इसकी पुश्त को देखने लगा। कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिद करने का। पता नहीं क्या मिलता इसे ऐसा करके। बहुत गलत कर गई हो भागकर। मुठियां भींचकर इसने सोचा। सुनो लड़के, इसे बाहर फेंक दो, चला जाएगा कहीं, पर मेरे घर में नहीं मुझे दिखना चाहिए। रूम से बाहर निकलकर किचन में खड़े आरिफ से बोला और आरिफ को मालूम हो गया वो बहुत गुस्से में है, तभी खामोशी से सर हिला दिया।
सईद कहर भरी नजर इस पप्पी पर डालकर वहां से निकला। इसे अभी भी नहीं भूल पा रहा था कैसे इसकी एन इसके सीने से लगा हुआ था और इसे बोसे भी लेता था। इसकी हिम्मत देखो, सईद की एन से बोसे लेता था। गुस्से से इसने दरवाजे के करीब रखे डेकोरेशन पीस को हाथ मारकर नीचे फेंका। ठाक की आवाज के साथ शीशे के जरे दूर दूर तक फैल गए। आलम, हद है यार। आरिफ का ना चाहते हुए भी कहका फिजा में गूंजा और सईद गुस्से से देखकर अंदर रूम में बंद हो गया। इसके जाते ही आरिफ ने पप्पी को टेबल पर बिठाया और अपना मोबाइल निकाला। कहाँ हो तुम? और ये क्या हरकत की है मिस्टी? अंदाजा है वो कितना गुस्से में है? क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करके? मुस्कान के काल होके करने पर ही आरिफ गुस्से से शुरू हो गया। मजा आता है जो इंसान दुनिया को डराता है, इसे तंग करने और चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। आरिफ के खामोश होने पर वो ढीठों की तरह बगैर इसके गुस्से की परवाह किए वो कहकर लगाती बोली, तुम तो मरोगी, साथ मुझे भी मरवाओगी। कहाँ हो इस वक्त? मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। वो रूम में से चला गया है। घड़ी में वक्त देखते वो परेशानी से बोला, आज नहीं आ रही, हॉस्टल में हूँ दोस्त के साथ, कल सईद के जाने के बाद आऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। इसने अपना प्रोग्राम बताते कॉल डिस्कनेक्ट की और बगैर आरिफ की सुने। मरो सतीली नागिन, वो बड़बड़ाकर मोबाइल में एक नंबर ढूंढने लगा। सुनो गफूर, मुस्कान गर्ल्स हॉस्टल में है, ख्याल करना इसका। इसने अपने आदमी को कॉल करके बताया जो हमेशा मुस्कान को एहसास कराए बगैर इसके साथ होता था मुख्तलिफ हुलिये में। ठीक है, मैं भी करीब हूँ बॉस, आप बेफिक्र हैं। गफूर ने इसे मुतमिन किया। आरिफ ने मोबाइल वापस जेब में रखते पप्पी को उठाया और इसे साथ लेकर रूम में चला गया। कल सईद के जाने के बाद हुरू लैन को देगा और सईद के लौटने से पहले ले लेगा। वो रूम में दाखिल होकर दरवाजा लॉक करते मुड़ा तो नजरें सामने कंफर्ट पर दुबकी हुरू लैन पर पड़ी। वो चलता हुआ वार्डरोब के करीब आया और नाइट ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। ये इसकी आदत थी, बचपन से ही सोने से पहले नहाकर सोता था, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सर्दी में सिमी और इसकी माँ बहुत मिन्नतें करती थी, नहा ले बात, मगर इसकी आदत थी, कहाँ रहने वाला था। माँ का गुस्सा सिमी की मिन्नतें एक तरफ रखकर वो नहाने चला जाता। कभी कभी तो इसकी माँ रो पड़ती कि मेरे एक बेटे हो, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या आलम होगा। वो इन्हें यकीन दिलाता कि अम्मा मैं सारी जिंदगी आपकी सिमी के साथ रहूंगा, पर शायद किस्मत को ये मंजूर ना था। इसने जिंदगी तो गुजारी पर अकेले सिसकते तड़पते। सिमी कहती थी कि बीवी आएगी तो हमें भूल जाओगे, जानती हूँ, कहाँ याद रहेगा सिमी कौन अम्मा कौन। पर अब वो इन्हें कैसे बताता, देखो बीवी है पर तुम और अम्मा नहीं हो, कहती हो थी मुझे थी कि अकेले खुद कर गई। वो ऐसे ही कह रहा था, देखो सिमी तुम्हारा कहा गलत हुआ, मेरे पास बीवी है पर तुम दोनों अभी भी दिल में बसी हो। बाहर की ठाक की आवाज पर हुरूला ने सख्ती से कंफर्ट को जकड़ लिया। कदमों की चाप पर वो सांस रोक गई जैसे गहरी नींद में हो। मैं आपसे जरा भी बात नहीं करूंगी सईद। आंखें मीच कर सोने की कोशिश करती वो खुद से हद करने लगी। सच में बहुत बुरे हैं आप। पप्पी की याद आने पर वो भराई आवाज में बोली कि बात के दरवाजा खुलने पर वो आंखें मूंद गई। सईद बाहर निकलकर बालों को तौलिए से रगड़ता इसे देख रहा था जो बार बार आगे को खिसक रही थी। तौलिया हैंग करते वो अपनी सफेद शर्ट बाजू फोल्ड करते बेड पर बैठा और शर्ट के बटन बंद कर रहा था कि पीछे धड़ाम की आवाज पर एकदम पलटा तो बेड से हुरूलैन को गायब देखा। हुरूलैन जो इसके बैठने पर मजीद आगे खिसकी थी, कंफर्ट समेत धड़ाम से बेड से नीचे गिरी, इसके मुंह से आह निकली। एन मिर्जान, वो तड़प कर इसकी तरफ भागा। तुम ठीक हो मेरा बच्चा? रोती हुई हुरूलैन के मुंह से कंफर्ट हटाया और इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर फिक्रमंदी से बोला, नहीं देख रहे इतना जोर से गिरी हूँ, अभी भी पूछ रहे हो ठीक हो? अपना चेहरा झड़कती वो चीखी। बस बस पुचकारते इसे वापस बेड पर बिठाया और अपना सर हिलाती कमर से लगी चोट पर रोने लगी। तुम्हें किसने कहा है सोते हुए यूं भागती जाओ और ऐसे बात कर रहा है था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। हुरूलैन को मजीद गुस्सा आया। कहाँ लगी है चोट, दिखाओ। इसके बालों को अलग करते सर को देखने लगा जहाँ इसका हल्का सा सुर्ख निशान पड़ गया था। सईद ने मोहब्बत से इस पर अपने लब रखे और इसके सीने से लगा लिया। रोते नहीं डार्लिंग, इसकी कमर से हिलाते वो बोला। हू ने रोते हुए मुंह बनाया। तो क्या करते हैं चोट लगने पर, बता दें वो मैं करूँ? अब अपनी जिंदगी तो जीने नहीं रहे, वो तलख लहजे में बोली। सईद ने इसके सुर्ख चेहरे को देखा। तुम्हें बेबी चाहिए? वो इसका चेहरा ऊपर करते संजीदगी से पूछने लगा और हुरूलैन सर हिलाने लगी। सईद मुस्कुरा दिया। गुड, मुझे भी चाहिए, वो कहता हुआ इसके करीब आया। नहीं सईद, वो डर कर एकदम पीछे हुई। मेरा क्या नहीं मेरा बच्चा? इसने बेड पर लेटा आकर बाल संवारे और पूछने लगा। हुरूलैन की टांगें कांपने लगी। मुझे नहीं चाहिए। वो इसके मुंह पर दोनों हाथ रखते इसे दूर करने लगी और सईद इसकी पीली पड़ती रंगत देखकर कहका लगा उठा। क्यों मेरी जान, अभी तो तुम कह रही थी हाँ। सईद ने इसके दोनों हाथ पकड़कर तकिए से लगाए। हुरूलैन की हालत बुरी हो गई। मैं नहीं कहूंगी प्लीज। इसकी सांसें खुद पर महसूस करती वो भराई आवाज में बोली। पर मैं तो कह रहा हूँ। इसके नाक से अपनी नाक रगड़ते वो मुस्कुराया।
مجھے کمر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتی ہوئی رو پڑی۔ سیر مذاق چھوڑ کر سنجیدہ ہوتے اس کے چہرے پر اذیت دیکھ کے سائے دیکھ کر، شش این، میں مذاق کر رہا تھا، بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے کو صاف کرتے وہ محبت سے کہنے لگا، اور اس کے نفی کرنے کے باوجود اس کے منہ کے بل ڈال کر اس کی شرٹ پیچھے سے کھسکائی تو لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی پیٹھ پر جگہ جگہ سگریٹ سے جلنے کے نشان تھے، اور پیٹھ ہی نہیں، وہ جانتا تھا وہ پوری زخموں سے چور ہے۔ سفید سکین پر کالے گہرے کٹ کے ساتھ ہنٹر سے مارنے کے نشان تھے۔ اس کے پور پور پر قرب اذیت سے سعید نے اپنی انگلیاں اس کی پیٹھ پر نشانوں پر رکھی تو وہ چیخ اٹھی، مما! اس نے مٹھیوں میں بیٹ کو جکڑ لیا، حالانکہ زخم اب نشان رہ گئے تھے۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ ایک حیوان بن گیا تھا تو وہ بکھر کر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ ایک ہی کشتی کے سوار تھے دونوں۔ سعید نے کھینچ کر اسے روتے بلکتے وجود کو اپنے سینے میں چھپایا ہے۔ اس کے جسم میں ایسے ہی نشان تھے، پر اسے حیوان بنانے کے لیے، اور اسے معصوم کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے۔ پاپا! وہ اس کی باہوں میں مچل رہی تھی، اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی، اور سعید اسے خود سے لگائے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے جھنجھوڑ کر اسے ہوش کی دنیا میں لایا اور دھاڑ کر وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ تو میرے پاس ہو عالم کے پاس۔ اس کی بھیگی گال صاف کرتے چپکے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا اور آنکھیں جھپکتی اپنے حواس بحال کر رہی تھی۔ سعید ڈرتے ڈرتے اس نے پکارا، کہیں وہ خواب تو نہیں، کہیں وہ سچ میں اس جہنم میں تو نہیں۔ سرخ لہو لہان ہوتی آنکھیں موند کر اس نے گال سے اپنے نشانوں والے گال کو لگایا، جیسے بتا رہا ہو، دیکھو میں بھی پورا لہو لہان ہوں۔ پر ہوری سے اپنے حواسوں میں کہاں تھی، پوری طرح اس کے اشارے کو محسوس کرتی۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، ایک ڈری سہمی بچی کی طرح۔ کہاں گیا پپی؟ کہاں گئی ضد؟ سب کچھ اپنی جوتوں کے تلے دب گئے تھے۔ صحیح راستے سے اس کے لرزتے وہ جوت کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹا۔ میں چھپی ہوئی ہوں سعید عالم۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑتے اس میں منہ چھپائے وہ پوچھنے لگی۔ سعید مسکرا دیا اس کے پورا نام لینے پر۔ تم سب کے سامنے این سب جانتے ہو، این عالم کے پاس ہے، پر کسی میں ہمت نہیں ہوگی تمہیں صرف سوچنے کی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، سب جانتے ہیں۔ وہ ڈر گئی، وہ کچھ مزید چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ سعید نے اس کی جانب کروٹ لی اور اس کا بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں گڈ نیوز دوں؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا تو ہور سر ہی لانے لگی۔ تمہاری بہن کا نکاح ہو گیا ہے داؤد کے ساتھ۔ اس کی اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی وہ سر ہلانے لگی، جیسے وہ کچھ سمجھی ہی نہ ہو۔ اور صحیح جانتا تھا صبح جب ریلیکس ہوگی تو اس بات کو سوچ کر اس کا ریئیکشن دیکھنے لائق ہوگا۔ کہاں؟ اس نے اٹھتے محسوس کرتی ہرولین بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمفرٹ اٹھا لو میرا بچہ، وہ کہتا گھوم کر دوسری طرف کمفرٹ اٹھانے لگا۔ اسے بیڈ پر رکھ کر واپس اس کے پاس آ کر اسے اپنے ہوش میں لے کر لیٹ گیا اور اس کے اوپر کمفرٹ ٹھیک کرتے۔ وہ ACP نعیم سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لاک ڈور پر معصوم دستک ہوئی۔ اس نے تعجب سے دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے اور اس وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ بات مختصر کرتے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شرٹ ٹھیک کرتا دروازے پر آیا۔ فیری کیا بات ہے؟ وہ سامنے چھوٹی سی مسکان کو کھڑا دیکھ کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ دوست مجھے نیند نہیں آ رہی، اکیلی آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ برہان کا ہاتھ پکڑ کر وہ التجا کرنے لگی، پر برہان کی نظر اس کے گال پر ٹکی تھی جہاں میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے وہ دروازہ بند کرتے کہا۔ اماں ابا کی یاد آ رہی ہے، اس نے آنسو بہہ نکلے۔ آؤ دوست تمہیں ایک فیری کی کہانی سنائے گا۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے دوسری طرف خود آیا اور کوہنی کے بل لیٹ کر مسکراتے بولا، سچ بابا بھی سناتے تھے کہانیاں۔ جب میں رات کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی تو بابا مجھے کہانی سناتے تھے اور میں جلد سو جاتی تھی۔ دونوں ہاتھ پر سر رکھتے وہ مسکراتی سی بولی تو برہان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے ٹوٹی پھوٹی ہی بنی بنائی کہانی سنانے لگا کہ فیری بیزاریت سے سنتی، آخرکار تھک کر آنکھیں موند گئی۔ کیا کرتی، کتنا سنتی کہ اسکول جاتی گھر آتی، اسکول جاتی گھر آتی، گھر سے پھر اسکول جاتی اور اسکول سے گھر آتی۔ دوست بس کریں، مجھے نہیں سننی۔ وہ چھوٹے ہاتھ جوڑ کر برہان سے منت کرتی بولی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی کہانی؟ برہان اس کے بیزار چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بس فیری آتے جاتے تھک گئی، وہ اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر طنزی انداز میں بولی کہ بے ساکھ تھا برہان کا کہکا پڑا۔ میری جان، اس نے ہنستے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو مسکان بھی ہنسنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں ہنستی مسکراتی وہ سو گئی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے خود بھی آنکھیں موند لی۔ تم نے اپنے آدمی کو مارا؟ بیسٹ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سلگار کے گہرے کش لیتے بلیکنگ نے سامنے سعید عالم سے غصے سے پوچھا۔ ہاں، وہ لاپرواہ سا بولا۔ کیوں؟ اس طوائف کے لیے؟ اگر تم کہتے ہیں میں تمہارے سامنے لڑکیوں کی لائن لگا دیتا، اپنے آدمی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن کو اس کی بے رحمی اپنے آدمیوں پر پسند نہیں آئی؟ کل اس کے سامنے اپنے آدمی کو لاش کو لایا گیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی منہ پھیر گیا تھا، بالکل دیوار پر مار کر کچل ڈالا تھا۔ کیا اس کے ایک وار کافی نہیں تھا کسی کی جان لینے کے لیے؟ جو اتنی بے رحمی دکھاتے اس نے اتنے وار کیے تھے اس پر۔
मुझे औरतों की जरूरत नहीं किंग, मैं नफ्स का गुलाम नहीं हूँ, मुझे इसने भाई कहा था। सईद नागवारी से कहते वजह बताने लगा और एक पल को तो भाई लफ्ज मुझे मुंह से सुनते किंग हैरान हुआ और फिर दूसरे ही पल एक जोरदार कहका मारा। तुम्हें भाई कहा? कहाँ है वो? अचानक ही किंग धाड़ा के दर्द दरो दीवार हिल उठे। वो थी कौन जिसने इस हैवान से जज्बात का बीज डाला, इसकी बरसों की मेहनत को एक लफ्ज में पानी में मिला दिया? मेरे पास हैं दोनों। सईद नागवारी से इसकी धाड़ को सुनते आखिर में बोला, मुझे दोनों की लाश चाहिए, बेस्ट टुकड़ों में बटी हुई। किंग खून खाना होकर उठा। नामुमकिन, किसी दूसरे को बोलो। से पहली बार इनकार करता खड़ा हुआ कि किंग शस्त्र छोड़ गया। बेस्ट। ब्लैक किंग धाड़ दे, इस पर कोई असर ना हुआ। ये सब तो इसकी सिखाई बेहिस्सी थी, पर वो लड़की, इसने तो इसके जज्बात दिए हुए थे। तो मुझे इनकार कर रहे हो? ब्लैक किंग ने अपने तरफ उंगली के करके इसकी बुरी सुर्ख आंखों में अपनी आंखें गाड़ ली। मैंने इनकार नहीं किया, किसी दूसरे की लाश का बोलो। सही ने मुंह से आने से कहा और इसकी बुरी आंखें सुर्ख होने लगी थी। टुकड़ों में नहीं, जर्रों में लाकर दूंगा, पर वो नहीं दूंगा, भूल जाए इन्हें। दृष्टि से कहते सईद ने किंग को घूरा, जैसे अब जिद की तो मुझ पर भरोसा मत करना, कुछ भी कर दूंगा। ब्लैक किंग गुस्से और जब्त से सलगार के गहरे कश लेते सईद के चेहरे को देखने लगा। लोगों को इश्क पागल बनाता है, इसे भाई लफ्ज होश में ला रहा है। छोड़ने वाला नहीं था वो इस लड़की को, जिसने इसके बेस्ट में जज्बात डाले थे। बैठ जाओ। खुद बैठते इसे भी बैठने का इशारा किया। सईद अभी बैठा ही था कि पीछे से अचानक ब्लैक किंग के इशारे पर इसके सर पर वार हुआ। एक के बाद दूसरा, तीसरा। वो धाड़ कर किसी जंगली जानवर की तरह उठा और पीछे मुड़ा, पर इससे पहले अभी वो इसके आदमी तक पहुंचता लहरा कर नीचे करा। ले जाओ इसे। गुस्से से इसके चौड़े वजूद को जमीन पर देखते वो अपने आदमियों से बोला, जो डरते डरते इसके करीब आ रहे थे। एक दूसरे को देखते, उठाओ। थूक निकलते हुए एक आदमी ने दूसरे से बोला, झुककर इसे उठाने के लिए चाह रही थी जो साथ झुके। ब्लैक किंग दिलचस्पी से देख रहा था इसके बनाए जानवर को। हाँ, इसने इंसान में इसे जानवर बना दिया था। बेरहम, बेहिस, हैवान, जज्बातों से आ रही जानवर, जो सिर्फ इतना जानता था, ब्लैक किंग की रुकावट को खत्म करना है। इसने रास्ता साफ करना, लोगों में अपनी हैवानियत से खौफ दहशत फैलाना। पर आज वो भाई लफ्ज सुनते इसके आंखें देखने लगा था, अपनी असलियत भूल रहा था, जो इसे याद दिलानी जरूरी थी। इन चारों का इसे ठाने का था। इसे पूरी बुरी लहू आंखें खोली तो तीनों की सेमी खौफजदा आंखें टकराई। बेस्ट सब थूक निकलकर इसके हाथ पांव छोड़ गए। पर इन्होंने बड़ी गलती कर दी थी इस पर वार करने की। क्या वो बच्चों जैसे वार करने से मर सकता था या बेहोश होना था? लेटे लेटे ही इसने अपने पांव पर हाथ का इस्तेमाल करते दोनों को नीचे गिराया और इनकी दिल दहला देने वाली चीखों को नजरअंदाज करते इनके गले पर खंजर की नोक रखी और जरा सा दबाव देते खून की पिचकारी सीधे इसके मुंह में लगी। वो आदमी मछली की तरह इसकी गिरफ्त में तड़पता साकित हो गया, पर इसका हाथ ना रुका। देखते ही देखते ब्लैक किंग के सामने वो फर्श इन चारों के टुकड़ों और खून से भर गया था। साथ भी वो लथपथ खून में बैठा हुआ था। बस। मुंह आस्तीन ने साफ करते हुए ब्लैक किंग के सामने खड़ा होता पूछने लगा, अपनी पहचान मत भूलो बेस्ट। इंसान बनने की कोशिश मत करो। इंसान को तुम्हारे बाप ने मार दिया। ये मेरा बेस्ट है, मैंने बनाया है तुम्हें। वो घुराया। सईद खामोशी से इसके चेहरे को देखता रहा। हाँ, इसके बाप ने तो इसे मार दिया था, हैवान तो इसे जन्म दिया था। जाओ अब। ब्लैक किंग ने कहते इसे जाने का इशारा किया। वो सर झुकाकर लंबे लंबे कदम भरता वहां से चला गया। जहाँ हो करीम सामने खड़े अपने खास आदमी को पुकारते वो सोचकर सईद की पुश्त को देखने लगा। जमान कहाँ है? सामने मुअद्दब खड़े करीम से पूछा, जो मुलाजमों को फर्श साफ करने का हुक्म देते अभी इसकी जाने मुअद्दब खड़ा हुक्म के लिए। जमान कराची में है, उड़ी उड़ी खबर मिली है, कोई लड़की है ब्लाइंड ब्यूटी, इसके पीछे आजकल शादी करना चाहता है इससे। वो झुककर इसके बताने लगा। ब्लाइंड ब्यूटी? ब्लैक किंग बड़बड़ाया। नाम तो यूनिक है, क्या वो ब्यूटी भी यूनिक है? मकरूह मुस्कुराहट से इसने करीम को देखा। अर्ज करें इससे पहले आप तक पहुंचाएंगे? करीम मुस्कुराते सर हिलाकर बोला, नहीं, रहने दो जमान के पास। इससे कहो अगर माल को कुछ हुआ तो ये शादी के ख्वाब या बर्बादी में तब्दील हो जाएंगे। वो सोचते हुए बोला। और कोई हुक्म? इस बात में सर हिलाते कहा, बेस्ट के पास से इस वाइफ और इसके भाई को लाओ मेरे पास। वो कहते हुए उठ खड़े और जाने लगे तो करीम हुक्म आका समझते सर हिलाया। बेस्ट। आरिफ दरवाजा नॉक करते अंदर दाखिल हो और अपने हथियार को साफ करते सईद को देखते पुकारा। बोलो। सईद ने सर लहजे में कहा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मुस्कान कपड़े वॉश कर रही थी। मुझे आपको जैसा बना है, मेरी बहन की तरफ से जो बुरी नजर उठाए इससे मैं लड़ सकूं। नजरें इन हथियार पर टिकाए वो हिम्मत करके बोला। सईद ने नजरें इसके घबराए चेहरे पर डाली। ये लो, अपना दिल निकाल दो। सर्द बर्फीले लहजे में कहते इसने सीने पर दिल की जगह खंजर पहंगा कि इसकी नोक लगने से खून की नंदी मूंद निकल आई। आरिफ कर आह करते खौफ से पीछे भागा। वो जो हिम्मत बांध कर आया था अपनी हिम्मत टूटती महसूस हो रही थी। जाओ। से कदम पीछे ले देखकर वो गुस्से से बोला। आरिफ इसके चेहरे को देखते अपनी फूली सांस दुरुस्त करते वहां से निकला।
भला वो कैसे अपने दिल निकाल दे, फिर जिंदा कैसे रहेगा। सईद ने खामोश निगाह इसकी पीठ पर डाली, जानता था वो वापस जरूर आएगा। वो इसके लफ्जों को समझा नहीं था, मासूम जो था। वो मुस्कुराते अपना खंजर उठाने लगा और फिर अपने काम में मसरूफ हुआ। आपने मेरे भाई को मारा बेस्ट। मुस्कान अपने भाई की शर्ट पर खून की लकीरें देखकर गुस्से से सईद के रूम तक आई थी। सईद ने नागवार नजर इस पर डाली और बेड से उठा। इसके उठते देखकर मुस्कान बेसाख्ते पीछे कदम ले गई। सईद ने खामोश से दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ इसके मुंह पर मारा कि मुस्कान की चीख निकल गई और बेसाख्ता पीछे खड़े आरिफ के सीने में छुपी। इसने ऊंची आवाज में बात मत किया करो मिसी। इसका चेहरा ऊपर करते आरिफ समझाने लगा, और तुम्हें जो तकलीफ दी इसका क्या। बंद दरवाजे को देखते वो वापस गुस्से में आई थी। मैं गया था इसके पास बेस्ट बनने, एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त ना कर पाया। वो हंसते हुए अपना मजाक बनाते हुए बोला तो मुस्कान से गुरा, तुम ऐसे ही ठीक हो, खबरदार जो इसके जैसे बने। मैंने रात को छुप कर देखा था, वो खून में लथपथ आया था घर में जैसे जानवर बनकर। मुस्कान इसे अपने साथ लेती रूम में आई और गुस्से से कही। आरिफ खामोश नजर अपनी बहन मासूम बहन पर देखते बैठ गया और अपनी शर्ट को देखा जहां से छोटी सी लकीर फैली जा रही थी। मैं तुम्हें दवाई लगाती हूँ। मुस्कान मेडिकल बॉक्स लेकर वापस आई और आरिफ ने इसे अपने हाथ थाम लिया। रहने दो, इस छोटे से दर्द को भी बर्दाश्त करने दो। वो मुस्कुराता हुआ बोला तो मुस्कान नासमझी से देखने लगी। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो जख्म भरे हैं, फिर से क्यों इस जानवर के कहने पर तकलीफ दे रहे हैं खुद को। आरिफ भराई आवाज में वो बोली। आरिफ खामोशी से देखता उठकर रूम से चला गया। नूर नहीं आ रही। मशल बेगम कॉल पे बात करती नूर को बता गई थी। बातें करके मुरी कि अचानक मौसम के तेवर बदलते रास्ता ब्लॉक हो गए थे। वो एक दिन मजीद वहां ठहर रहे थे। पापा और परेशान ना हो। हुरूलैन ने सुनते वावेला मचाते पूछा। जमाल साहब इसकी सदमे भरी आवाज पर हंस पड़े। नहीं बेटा, कल आएगी। जमाल साहब ने इसे अपने साथ लगाते मोहब्बत से कहा तो नूर भी इसके आवाज पर हंस पड़ी। मुझे भी घूमने जाना है, अभी के अभी यहाँ आकर तो हम कैद होकर रह गए हैं। वो नए घर में शिफ्ट हो गए थे और दाद बुरहान भी इनके घर तक ढूंढते पहुंच गए थे और काफी शिकवे भी किए थे अपने चाचा चाची से कि दोनों मुस्कुराकर सुन रहे थे। नरगिस बीबी यहीं आ गई थी। वो एक बेवा थी जिसका कोई नहीं था। जमाल साहब ने इसे अपनी बहन बनाकर घर में रखा हुआ था। इसकी बेटी की शादी भी खुद करवाई थी, अच्छे घर में। नो बेटा, अभी बहुत धूप है, शाम को चलेंगे कहीं। वो मुस्कुराते इसके गाल को थपकते बोले। नहीं, मुझे अभी जाना है, इसी वक्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने। बस सीधी लहजे में गुस्से से बोली। हूर, मैंने कहा ना पापा मम्मा को तंग मत करो। मशल बेगम के मोबाइल हुरूलैन कान पर रखने पर वो दूसरी तरफ नूर बोली। तुम चुप करो, तुम्हें क्या है, खुद तो मजे से वहां रह रही हो, मैं कैदी बनकर रह गई हूँ। हुरूलैन गुस्से से चीखती। मशल बेगम और जमाल साहब हैरान हुए। नूर को भी इसकी बेजा जिद पसंद नहीं आई। हुर, कभी अपने माँ बाप की भी सुन लिया करो, हमेशा अपनी मत चलाया करो। इस बार नूर गुस्से से बोली तो हुरूलैन को भी मजीद जिद आ गई। मैं जाऊंगी जाऊंगी, ये सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं मेरे भी हैं। वो चिल्लाकर बोली। मोबाइल हाथ में लेते नीचे फेंक दिया। चलो भाई चले, वरना मेरी परी पापा से नाराज हो जाएगी। वो कहते हुए उठे तो मशल बेगम हूर पर एक नजर डालकर खुद भी अपने शोहर की पैरवी करती उठी। आ जाओ चादर लेकर। खामोश बैठी हूर ने मशल बेगम को मुखातिब किया। मुझे नहीं जाना। हूर ने मुंह फेरा तो दोनों हंस पड़े। आ जाओ, हम सच में चल रहे हैं, तुम्हारी जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि आज मुझे भी खाना नहीं पकाया जा रहा हूँ। चलो उठो। मशल बेगम अपनी प्यारी सी बेटी के फूले मुंह को प्यार से देखते उठाने लगे और जमाल साहब मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मशल बेगम इसे साथ लेती हुई नरगिस बी के पास आई और इसे भी चलने का कहा, पर बी ने इनकार कर लिया और वह यही कुछ पकाकर खा लेगी। इसे बाहर के खाने पसंद नहीं थे। गाड़ी में पिछली सीट पर इसे बिठाकर मशल बेगम फ्रंट सीट पर आई और फिर जमाल साहब ने एक मुस्कुराती नजर अपनी बीवी पर डालकर गाड़ी स्टार्ट की, पर रास्ते में ही अचानक इन्हें ब्रेक लगानी पड़ी। क्या हुआ पापा? उन्होंने गाड़ी रुकते महसूस करते अपने बाप से पूछा। बेटा, नूरुलैन की कॉल आ रही है, इसे बता दूं कि तुम अब मुस्कुराती बैठी हो गुस्सा थूक कर, वरना वो परेशान होती रहेगी। जमाल साहब मुस्कुराते बोले, क्योंकि वो अपनी एहसास बेटी नूरुलैन से वाकिफ थे। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं आपकी बहन को लंच करवाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। जमाल साहब ने मुस्कुराते मिरर में देखते से परेशान चेहरे को नूरुलैन से बोलते। मशल बेगम मुस्कुराकर देखकर बोली, अल्लाह पाक ने कितना हसीन और प्यारा करने वाला इंसान दिया है, हम सफर के रूप में जो हर रिश्ते की इज्जत करना जानता है। बेसाख्ता ही उन्होंने अपना हाथ जमाल साहब के हाथ पर रखा तो जमाल साहब अपनी मोबाइल हाथों में दूसरे हाथ में पकड़ते अपनी बीवी को हाथ थामा मुस्कुराते इसकी खुशी से नम आंखों में देखा कि अचानक की फिजा में फाइट की आवाज गूंज उठी। ठाक की आवाज के साथ दिल दहला देने वाली चीखें बुलंद हुई। इसके साथ ही कुर्बनाक अल्लाह की सदा। जमाल! मशल बेगम की चीख नूरुलैन और हुरूलैन दोनों को साकित कर गई। ठाक के साथ दूसरा फायर हुआ। पास बैठे वजूद के मुंह से दर्द की चीख निकली। मम्मा, पापा! हुरूलैन और नूरुलैन दोनों चीखी। मम्मा! हुरूलैन खौफ और हरास से बुलंद आवाज में चीखने लगी। साथ में नूर की भी चीखें शामिल थी।
कि अचानक हुरुलैन के मुंह पर रुमाल रखकर इसकी आवाज हलक में ही दबा दी गई। फिर गाड़ी में दोनों मोहब्बत करने वालों के साकित वजूद मोबाइल से आती नूरुलैन की धाड़े रह गई। मैंने इसे कहा था और जिद मत करो, मम्मा पापा की मान लो, पर वो नहीं मानी और मेरे माँ बाप को खा गई चुड़ैल। सफेद कफन में लिपटे दो वजूद को इल्वी हाउस के बीचों बीच रखा हुआ था और इनकी इस बेरहम सी मौत पर हर आंख अशबर थी। नूरुलैन रोती सिसकती चीखती आसिया बेगम के आगोश में अपने माँ बाप को गहरी नींद में सोए देखकर चीख रही थी और साथ हुरुलैन को भी कोस रही थी। मम्मा पापा उठे ना, देखें कौन है हमारा जो ऐसे छोड़कर चले गए हैं, वापिस आए वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो बारी बारी दोनों को झिझोड़कर चला रही थी। या अल्लाह मेरे माँ बाप को लौटा दे या अल्लाह। वो अपना दामन उठाकर चीख रही थी, सिसक रही थी अल्लाह के सामने। पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, जो ये आ जाते। अलबत्ता दोनों की रूह तड़प रही थी अपनी मासूम बेटी को सिसकते देखकर, और दूसरी बेटी इस हैवान को ले गए थे इसे छीन कर। नूरुलैन की सदाएं सबका दिल दहला रही थी, जैसे दिल फटने के करीब था। और वो आपे से बाहर होकर सबसे बेबस बाहर होकर बुलंद आवाज में धाड़े मार रही थी और साथ में हुरुलैन को कोसना भी नहीं भूली थी, जिसकी एक जिद ने इसकी दुनिया उजाड़ दी थी। कमाल साहब, बुरहान, दाद ने पूरा शहर, पुलिस स्टेशन, हर जगह छान मारी, पर हुरुलैन थी कि जिसे जमीन पर ही नहीं थी। बुरहान का दिल सिसक रहा था। वो एक तरफा मोहब्बत की आग में सारी जिंदगी तड़पने वाला था। इसने दिल ने कितनी बार कहा था इजहार कर दे, पर इसने हमेशा से ये कहकर खुद को टाल दिया। अभी मुझे इसके काबिल बनना है, इसके काबिल कि वो जब हाथ पड़ा तो थाम ले। पर वो क्या जानता था, हैवान तो पहले ही मुंह खोले बैठे थे, आहट में थे और इसकी मोहब्बत की बू सूंघकर हड़प गए। और अब वो था दिल की सदाएं पुकारे और वो सिसकियां थी, मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें, जिसने इसने हंसते बसते घर को बहरानी में बदल दिया, बेरहमी से चचा चाची का कत्ल किया, हुरुलैन को गायब करने वालों को। आज जिस आग में जल रहा हूँ, कल से इसी आग में तुम लोगों को जलाऊंगा। दाऊद आलिफ घुटनों के बल जमाल और मशल के कब्र के सामने रात के संधेरे में वीरान कब्रिस्तान में वो बैठा दहाड़ रहा था, चीख रहा था हालत के बाद, आलिफ बड़े हो जाओ, कब सुधरोगे। ममता बड़ी झड़क इसके कानों से टकराई तो वो इसे चिल्लाने लगा कि मुंह में खून का जायका घुल गया। छोड़ो भाई, ये मेरा लाडला भतीजा है आलिफ, जिसकी मायनी है मोहब्बत करने वाला। ये बड़ा हो गया है तो हमसे मोहब्बत कौन करेगा। बुरहान को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं। शफकत भरी आवाज आसपास वीराने में गूंजी और वह कब्रों पर हाथ मारता रख कर सिसकने लगा। तुम इन्हें तकलीफ दे रहे हो। भारी मर्दाना आवाज पर इसने सर उठाया तो सामने ही अंधेरे में खड़े लंबे चौड़े वजूद को देखकर रह गया और वापस सर झुका दिया। सईद जो अपने माँ बाप की कब्र पर आया था, इस छोटे से लड़के को यूं कब्रों पर सर रखते सिसकते देखकर टोके बिना ना रह सका। आग को जलाना है तो आवाज मत निकालो, वो कहकर रुका नहीं और दाद इस अनजान इंसान की पुश्त को देखने लगा, जो आगे बढ़ता तरीकी का हिस्सा बन गया था। वो जाते हुए दाद की सिसकियां भी हलक में दबा गया। बेस्ट इसे शक हुआ और वहां से उठकर इस तरीके की तरफ भागा, बगैर खौफ की परवाह किए। वो कुछ हाथ ना लगा सिवाय मायूसी के। हुरुलैन रात की तरीके में सिसकते दिल से आह निकली, पर कोई फर्क ना पड़ा। वो खामोशी छाई हुई थी जो रोज छाई होती थी वहशत पर। दो परिंदे क्या अपनी आखिरी उड़ान को उड़े, दो प्यार करने वालों की सरगोशियां ममता की मिठास शफकत भरी पुकारे। किसी के दिल में एक तरफा मोहब्बत के जुगनू, किसी का रोब, किसी की जिद लाड, किसी के तंस में छुपे मोहब्बत के तीर, लड़ना मनाना उलझना, किसी की आंखों की प्यास बुझाना, सब दहशत वहशत तले दब गए। बच गया तो एक वजूद वो था सिसकियों का, जो हर किसी के दिल में पल रहा था और वो छा रहा था वहशत का जमाना। कोई कोई मोहब्बत के अंधेरे में सिसक रहा था तो कोई अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को तड़पता देखकर सिसकने लगा। आलम आलम जोश और जुनू है, दुनिया दुनिया तहमत है, दरिया दरिया रोता है, सहरा सहरा वहशत है। कौन है भाई। बूढ़ा रिजवान गर्दन के कपकपाहट पर से कांपता हाथ में लाठी थामे दरवाजे से बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अंकल। बहुत मुश्किल से सईद के गले से आवाज निकलने लगी थी। वालेकुम सलाम। कौन हो जवान, क्या काम है मुझसे। रिजवान अंकल ने और चश्मे से सईद के चेहरे को देखता। कहीं तुम सईद तो नहीं। बेयकीनी से लफ्ज मुंह से निकले, पर यकीन नहीं था ये सईद ही होगा। वो तो काफी पहले ही मर गया था। सईद जो बेसख्ता यहाँ से निकल आया था, अब इसके पूछने पर खामोशी से देख रहा था। कौन सी पहचान करवाए इस आलम की जिसे इसकी माँ बुलाती थी, इस सईद की जिसे इसका बाप बुलाता था, वो बेस्ट की जिसे दुनिया बुलाती थी। पर इसकी मुश्किल आसान करने में इसने सर हिला दिया। हाँ मेरा बच्चा, मेरा सईद। रिजवान साहब रोते हुए इसके साथ लगे तो सईद उलझन से देखने लगा। मेरी माँ कहाँ रहती है, इसने सर्द आवाज में पूछा, बगैर इसकी तड़प की तरफ ध्यान दिए। आसपास मोहल्ले वाले इसे देख रहे थे, इसके चौड़े वजूद को आंखें फाड़े। इस तन्हाई और खूबसूरत मर्द के एक गाल पर कुदरत के नाइंसाफी पर वो हैरान थे। वो क्या इनके सवाल का जवाब देता। ये कुदरत नहीं, हैवान का करम था।
सही, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? हमने कितना ढूंढा, सारे मोहल्ले वालों ने कितना ढूंढा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा, कहाँ चले गए थे बच्चे? रिजवान का पूरा जिस्म सिसक रहा था, पर इसने सबसे लब भींच लिया। और कैसे बेसाख्ता इसका हाथ रिजवान साहब की कपाती गर्दन और ज़ईफ वजूद के गिर्द घूमा। अम्मा कहाँ है अंकल? इस बार इसकी आवाज में सर्दपन नहीं था, वही आवाज थी जो बरसों पहले हुआ करती थी। आओ बैठो मेरे साथ। हमारे साथ कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बताता हूँ सब कुछ, तुम्हारे जलील बाप के बारे में भी। मोहल्ले वालों ने एकदम इसकी लिए कुर्सियां लगाई। वो ना चाहते हुए भी बैठ गया। सब मुंह आंखें फाड़े से देख रहे थे और वो बच्चों बूढ़ों के घेरा बना बैठा था। खामोश, इसकी सुर्ख आंखें झुका। इसे बताया जा रहा था कैसे घर से निकलती मुंह पर। जब वो अंदर गए तो वो इन्हें इसकी माँ की लाश मिली स्टोर रूम से। ये सारे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। ना सिमी थी, ना तुम्हारे बाप, ना सिर्फ तुम्हारी माँ की लाश थी वहां, जिसे बेरहमी से मारा गया था। कई दिन हर किसी की आंखों से डर खौफ से नींद रुखसत हो गई थी। और फिर काफी अरसे बाद होलनाक इस रब ने फैसला किया और इस दरिंदे की लाश टुकड़ों के कचरों में ढेर में मिली। इस बात पर सईद के लब पूरे स्टार्स तरीके से मुस्कुराए। सिमी कहाँ है आलम? सवाल था कि खंजर जो सईद के पेट में घोप दिया गया था वो भी लाकर चीखना चाहता था, पर अब सादा लोगों के दिलों का ख्याल करते जब्त की आखिरी हदूद को छूने लगा। अम्मा कहाँ है? इस बार इसने गुस्से से पूछा। हर तरफ सरगोशियां थी, सकूत में बदल गई। और फिर हिम्मत करते रिजवान साहब ने इसे बताया कि इसकी अम्मा कहाँ है। कब्रिस्तान का मालूम होते ही सईद वहां से उठकर चला गया। इसके रगों में खून की गर्दिश इस कदर तेज हो गई कि इसे लगा इसका जिस्म फट जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मोहल्ले के सादा लोग मुड़ मुड़ के इसकी हैरत अंगेज वजूद को देखने लगे, जिसका कद लंबा और जिस्म इंतहाई मजबूत चौड़ा था। इसे देखकर मुंह खुल जाता और गर्दनें मुड़ जाती। सबसे तो हसीन इसके बाल थे जो शहद रंग इसके माथे पर जमे हुए थे, और इसकी बुरी दाढ़ी मुझे इसकी शख्सियत को मजीद नुमाया कर रही थी। इसने जब कदम रखा था मोहल्ले में तो इसे गुमान हुआ ये तो इसका मोहल्ला ही नहीं जहाँ वो पलकर बड़ा हुआ था, ये तो कोई और ही दूसरा मोहल्ला है। रिजवान साहब की दुकान को अपनी ही जगह पर देखकर वो खामोश रह गया। और जब इसकी बुरी कुर्ब भरी नजरें अपने घर की जानिब उठी तो इसे आबाद देखकर वो खामोश रह गया। जहाँ इसकी माँ के झिड़के, बहन की चहार, पाजेब की छनकार गूंजती थी, अब वही दूसरे घरों की मलकियत में देखकर इसकी रगें तन गई, पर भी कुछ नहीं कर सकता था। शायद वो भी इसे आबाद देखना चाहता था, और वो नहीं तो कोई और ही सही। सुन चुके चूड़ियों की खनक और अब कर्बनाक चीखें। वो ब्लैकिंग या किसी को भी बताए बगैर कराची आया था, और अब इस रात की तारीखी में खामोशी से एक कब्र के पास बुत बना बैठा हुआ था, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे करे। यह इसकी माँ इससे बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से इसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। यह इससे भी बुरा हाल हो गया था। लफ्ज तो दिल अदा करता था, जब इसके पास दिल ही न रहा तो कैसे बात करता। वह खामोशी से बैठा कुछ फासले में मौजूद लड़के को ताजी बनी कब्रों पर रोते देख रहा था। वो कैसे रो रहा था, भला इसे आंसू क्यों नहीं आ रहे? वो दर्द पर रो रहा जाता है। अपनी माँ के कब्र पर देखते पूछने लगा, पर वो जवाब देता, हाँ वो भी दर्द पर रो रहा था। सर हिलाते इसने अपने पीछे से चमकता अपना खंजर निकाला और अपने सामने सीने और बाजुओं से कट देखने लगा। जगह जगह बुरी तरह गहरे कट देने लगा, पर एक भी आंसू ना निकला। तो वो थक कर वापिस रख दिया और वापिस इस लड़के को चीखते देख रहा था। रुलाना सीखना सिखा दे माँ, अम्मा थक कर कहते। वो अपना सर कब्र से लगाया तो बेसाख्ता ही बुरी आंखों से आंसू निकलकर कब्र की पाक मट्टी में जज्ब हो गए। जख्मों से चूर, अम्मा दर्द का एहसास दिला दे, सिमी को लौटा दे अम्मा, अकेला हो गया हूँ, बेस्ट बन गया हूँ, अब्बा के ख्वाब को भी पूरा कर दिया, आग था कितनों को जला चुका हूँ, अब तो जीना सिखा दे अम्मा। आंसूदार आंसू निकलते मिट्टी में जज्ब होकर ममता की प्यास को बुझा रहे थे, और वह सर रखे बड़बड़ा रहा था। इसे होश नहीं था, इसकी आंखें भीगी थी। पर यह सफर इतना तवील नहीं था। अचानक से कूचा है माहौल में इसकी मोबाइल बजकर इसे हैवान की दुनिया में खींच लाई थी। कहीं इसका दिल ना धड़क उठे, कहीं इसके अपनी भीगी पलकें आंखों का एहसास ना हो जाए। ब्लैक किंग की गुस्से भरी आवाज चीख कर ले गई कि इसके हाथ पांव खुद हरकत करते इसे उठाने लगे। और निकलो यहाँ से, भागो, ये लो अपने दिल को निकाल दो। लफ्ज थे इतने भारी थे कि आरिफ के कान इनका वजन नहीं झेल पा रहे थे। खुली आंखों से छत को तकते वो घुटन में करवट पर करवट बदल रहा था, और फिर थक हार कर उठकर खड़ा हुआ। खिड़की के पट पर हाथ टिकाए खड़े आरिफ की नजरें नीचे तारीखी में इस साए पर गई तो दिल खौफ से सिकुड़ गया। क्या इसे खौफ नहीं आता था? अपने सवाल पर खुद ही हंस पड़ा। इसने तो सुना था करीम इससे कह रहा था वो लड़का लड़की मेरे हवाले कर दो, जिस पर वो भड़क उठा था। पर कब तक वो इन्हें बचाएगा? अगर इसका हाल ऐसा रहा तो वो सारी जिंदगी अपनी बहन की हिफाजत के लिए इसका मोहताज बना रहेगा। कहाँ से आई इसके अंदर इतनी ताकत? क्या कहता है? क्या इसकी फैमिली नहीं? वो खुद से सवाल करने लगा, पर दिल और दिमाग ने कोई जवाब नहीं दिया। देते भी क्यों, जब इन दोनों का इससे कोई ताल्लुक था ही नहीं। वो आरिफ मासूम क्या समझता?
क्या मैं इसके जैसा बन सकता हूँ? वो खुद से सरगोशी करने लगा। अचानक ही इसके दिल से ठेस उठी और वो आह करता दिल थामकर पसीने में नम कामते जिस्म से के साथ बेड पर गिरा। इसका सारा जिस्म सुन पड़ गया था दर्द से और हाथ पांव ठंडे होकर कांप रहे थे। पानी, वो थोड़ा पानी में फुल जग को मुंह से लगा गया और जब वो खाली हुआ तो लंबे लंबे सांस पड़ने लगा। क्या हुआ? इसके दिल को मारने की बात कर रहा था। खौफ और हरास से बड़बड़ाया और फिर उठकर खिड़की के पास आया और साया अभी तक वहीं तारीख में बैठा था। आरिफ ने आहिस्ता से रूम से कदम बाहर निकाले और अपने पास वाले रूम जिसमें इसकी जिंदगी, इसकी बहन सुकून की नींद सो रही थी, देखा। फिर गहरा सांस भरकर सईद के रूम की जानिब कदम उठाए। दरवाजा खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ। साफ सुथरा रूम। इसकी नजरें इस खंजर को ढूंढने लगी जो इसे जल्द ही मिल गया साइड टेबल पर। इसकी चमक आरिफ की आंखों में चुभ रही थी। बेसाख्ता ही इसने आंखें झपकते फिर देखा तो गौर से इस पर कुछ हरूफ लिखे थे। वो आगे बढ़ाया, देखा तो इन चंद हरूफ से नाम जुड़ा हुआ था। सईद आलम का था। इसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रूम खाली था तो इसने हाथ बढ़ाकर खंजर को उठाया ताकि इसका दिल बुरी तरह धड़कना शुरू हो गया। खौफ और घबराहट से इसके पसीने छूट गए थे। वो एक खंजर था पर इसे इतना भारी लगा जिसे उठाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत जमा करनी पड़ी। इसके जिस्म के पोर पोर से पसीने नम था और सांस फूली हुई थी, पर इससे हिम्मत नहीं आ रही। और फिर से उस धड़कनों से वो खंजर उठाकर देखने लगा और पीछे कदमों की चाप पर खौफ से मुड़ा तो सईद को खड़ा पाया, बिल्कुल इसके सामने साई की तरह फैला। वो इसकी जिसामत के सामने छुप गया। मैं बेस्ट नहीं, पर इतना जरूर बनना चाहता हूँ कि अपनी बहन की हिफाजत बगैर किसी सहारे के करूँ। आरिफ सर झुकाए लड़खड़ाती जुबान में कहा तो सईद बगौर इसके चेहरे को देखने लगा। तुम अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहता तुम मेरे जैसे बुरे इंसान बनो। मैं अपनी बहन या किसी की भी बहन की हिफाजत करने की जरूरत के काबिल नहीं बनूं। सईद ने बगैर तासुर लहजे में कहते इसके कामते हाथ से खंजर लेकर हाथों में पिस्तौल पकड़ा दी। आरिफ ने नासमझी से देखा, इसकी जरूरत है तुम्हें? सईद ने इसकी उलझी नजरों को देखा और इसके पीछे आने का इशारा किया और फिर कुछ ही देर में फिजा में फायर की आवाज गूंजी। गहरी नींद में सोई मुस्कान खौफ और घबराहट से उठ खड़ी हुई और दिमाग के पूरी तरह बेदार होने पर वो खिड़की के पास आई तो वहीं खड़ी बुत बन गई। वो जानती थी इसका भाई क्यों पिस्तौल से खेल रहा है, सिर्फ इसकी खातिर, इसकी हिफाजत की खातिर। पर वो इसकी किस्म को तोड़ गया जो इसने इसे दी थी। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिस पर इसके हाथ खून से रंग जाए। मुस्कान ने गुस्से से खिड़की के पट जोर से बंद किए। ब्लाइंड ब्यूटी, वो बेड पर घुटनों में मुंह देखकर सिसक रही थी। ज़मान ने इसे पास आकर पुकारा। पता नहीं कितने दिन वो यहाँ से कैद थी और इसके माँ बाप का सोचती वो सिसक उठी। सब इसकी वजह से हुआ। अगर वो जिद ना करती तो आज इसके माँ बाप जिंदा होते। हाथ मत लगाओ मुझे। अपने बाजुओं पर उंगली महसूस करते वो धाड़ी। मेरी जान, मैं भी यही सोच रहा था कि शादी से पहले हाथ ना लगाऊं, पर कमबख्त ये दिल मान ही नहीं रहा। इसके बालों से पकड़ते, चेहरा ऊंचा करते, वो हवस भरी नजरों से देखते, मकरूह कहका लगाते गलीस लहजे में बोला, हुरूलैन की रूह काम कर रह गई। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। एक नजर देखने से मेरी रातों की नींद चुरा तुमने, और तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सरापा कयामत है। इसने बेड पर धक्का देते इसके पर झुके इसकी चीखों धाड़ों को नजरअंदाज करते अपनी हाँक लगा रहा था। छोड़ो मुझे, अल्लाह के वास्ते जाने दो पापा। वो अपने हाथों में मुके से हैवान पर मारती इल्तिजाएं मिन्नतें चीखे कर रही थी, जिस पर जमान को और भी अच्छा लग रहा था। जाहिर है शैतान का एक रूप तो नहीं था। और हुरूलैन इस अजियतनाक लम्हात से अपने जिस्म और रूह को नोचते अपने पोर पोर पर जालिम की वहशत और दरिंदगी से होशावास से गवाह बैठी थी। जमान झुका इस पर अपनी दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत दे रहा था। अचानक इसका मोबाइल बजा। कौन है आराम खोर का? बदमजा होते इसने एक नजर हुरूलैन के दिलकश वजूद पर डालकर साइड टेबल से मोबाइल उठा और सलीम का नाम देखकर गुस्से से मोबाइल का आंसर लगाया। क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वो धाड़ा। इसकी नजरें हुरूलैन से होश बेगाना चेहरे पर थी, इसके नकूश से उलझी हुई थी। जमान, पुलिस ने हमारे ट्रक पर छापा मारा है और सारी लड़कियों को बाजियाब करवा लिया है। खबर थी कि धमाका। जमान के 14 तबक रोशन हो गए। क्या कह रहे हो सलीम? कैसे आदमी? हमारे आदमी वो कहाँ है? वो एकदम बेड से उठा और यहाँ वहाँ चक्कर लगाते ब्लैक किंग के खौफ से बोला, कुछ भाग गए हैं। जो दो पुलिस के हाथ लगे हैं उन्होंने बर वक्त जान देकर बचाया है खुद को। यहाँ तो जमान को सांस बहाल हुआ, पर ब्लैक किंग के रिएक्शन का सोचते इसका सांस वापस से अटक गया। इसने अपनी शर्ट पहनी और हुरूलैन को देखते जिसके कपड़े दरिंदगी से जगह जगह से फट गए थे। ब्यूटी, जल्दी हमारा मिलन होगा। शायद तुम लकी थी और ऊपर वाला भी यही चाहता था हम शादी के बाद एक हों, तभी आज बच गई। वो ठोड़ी को पकड़कर बोला जिसे वो सुन रही थी और फिर रूम लॉक करता वहां से निकला। इसका रुख किंग के महल की तरफ था। अब यहाँ तो वो जिंदा वापिस आए या कोई बड़ा नुकसान उठाए। वो रुमाल से माथे का पसीना साफ करता महल के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करते नीचे उतरा। इसे ब्लैक किंग से डर नहीं लग रहा था, खौफ भी नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि दोनों में ही कोई फर्क नहीं था। दोनों एक मुकाम में रखते थे। इस मंजिल तक पहुंचने में दोनों की मेहनत शामिल थी। इसे तो सिर्फ इसे बेस्ट से डर लगता था। जावेद, जो अब ब्लैक किंग के नाम से अंडरग्राउंड में मशहूर था
اور زمان جو قہر نام سے جانا جاتا تھا، یہ دونوں بھول گئے تھے سب سے بڑا واحد اہلکار تو اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو بڑوں بڑوں کی روح بلبلا اٹھتی ہے اور کانپ جاتی ہے۔ دونوں دہشت گرد تھے، معصوموں کے دشمن، شیطان کے بھائی، پیسوں کے لیے انسانوں کا خون چوسنے والے۔ ان کا بڑا گروہ تھا جو خوف دہشت پھیلا کر جگہ جگہ بلاسٹ کرتے تھے اور معصوموں کے خون کی ندیوں کی طرح بہاتے تھے، مسلمانوں کے دشمن کی صلاح اور دولت کی ہوس میں۔ پر اس گروہ کی زندگی اتنی لمبی نہیں تھی، اور ایک دن ان پر پاکستان کے جانباز مجاہدوں پر حملہ ہوا۔ باقی سب تو پکڑے گئے، پر جاوید اور زمان دونوں کو بچ کر بھاگ گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں نے مل کر اپنی تنظیم بنائی۔ اپنے ہی مسلمان معصوم بچوں کو مختلف شہر سے پکڑ کر پھر جوان پر ظلم و ستم کیا جاتا، اس سے موت تک کام جاتی۔ ہر تشدد روانی سے لے کر جسمانی تک، کوئی انسانوں سے تعلق توڑ دیتا تو کوئی انسانیت بھول جاتا۔ پھر ایسے ہی چلتے چلتے انہوں نے بچوں کو کڈنیپ کر کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے دشمنوں کو بیچ دیے۔ انہیں جیسے جیسے ترقی ملتی گئی، جاوید نے اپنا نام بدل کر بلیک کنگ رکھ لیا، اور اس کا دبدبا اتنا تھا کہ زمان اس کے سامنے دب گیا۔ بچوں سے آگے بڑھتے وہ لڑکیوں اور عورتوں تک آگے۔ زمان مختلف شہر سے لاتا تھا، بلیک کنگ سودا کرتا تھا دوسرے ممالک میں امیر کبیر رئیسوں سے، اور جیسے جیسے ان کا کام اور آدمی بڑھتے گئے، بلیک کنگ کو اپنے پکڑنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ایسا کوئی انسان چاہیے جو انسان نہ ہو، حیوان ہو، نام اس کا خوف اور دہشت اس کی ہو، کام کنگ کا ہو، اس کے اشارے پر حلیے میں جس میں کوئی جذبات نہ ہو، صرف سوچے تو یہ کنگ کی رکاوٹ کو ختم کرنا۔ اس کے لیے زیادہ تقدو نہیں کرنی پڑی، بیٹھے بٹھائے ہی نہیں مل گیا جس کا باپ خود ہی سے بیچ کر گیا تھا ان کے پاس، اور پھر جب اس کا نام سنا تو اسے یقین ہو گیا یہی ہے اس کا بیسٹ۔ کچھ ماہ تو زمان کی نگرانی میں تھا، اسے عام ٹریننگ دی گئی جو وہاں آئے ہر بچے کو دی جاتی۔ انہیں ڈر تھا سیدھا انسان کا خون کرنے سے اس کا دل پھٹ سکتا ہے، تبھی جانوروں کو مرواتے تھے کہ انہیں مضبوط دل ہو جائے۔ ان کے اس بحث نے جانور کو چھوڑ کر دو انسانوں کا خون کر دیا، اور اس کی خوشی سے پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تو اس کے دماغ میں الیکٹرک شاک دیے گئے، اور جس سے اس کے جسم کے کاٹ کر اس میں مرچیں، شیشے کا چورا ڈال دیا جاتا۔ اس کی کربناک چیخوں سے پورا تہ خانہ گونج اٹھتا، کئی کئی گھنٹے برف پر لیٹا۔ اس کے جسم پر تشدد کیا جاتا، بڑے بڑے باکسر جنہیں دوسرے ممالک سے بلوایا جاتا خاص کر کے اس کے لیے، ان سے پٹوایا جاتا کہ وہ اسے موت کے نزدیک چھوڑ کر چلے جاتے، اور پھر اس کے زخم بھرنے پر واپس آتے۔ اسے سخت اپنی نگرانی میں ورزش کروائی جاتی کہ اس کا جسم پھول گیا کسی حیوان کی طرح۔ اتنا تشدد دماغ پر کیا جاتا کہ کتنے دن اسے کچھ دکھائی نہ دیتا، اس میں بھی اس سے لڑوایا جاتا، اور پھر مشہور دنیا کے جانے مانے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا جاتا۔ اس کے بعد پوری طرح اس عالم کو مار کر حیوان کو وجود میں لائے، جسے زمانے سے اپنی ہی نگرانی سے گئے 16 سال کے لڑکے کی جگہ اس 27 سال کے حیوان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے خود کام کا رہ گیا تھا۔ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کے سائے تلے دبا نظر آتا۔ اس کا لمبا چوڑا سینہ، مضبوط بازو، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر زمان کو لگا اگر یہ ایک کو اپنے ہاتھ کا تھپڑ ہی رسید کر دے تو کئی دن ہوش ہی میں نہ آئے۔ کئی دن وہ جب باہری دنیا میں زمان کے ساتھ نکلا تو پاگل سا تھا، عجیب نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ زمان کو خود اس سے خوف آتا۔ اس نے اس کا ذکر بلیک کنگ سے کیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، اور وہ خود اسے گھمائے جس طرح قید کیے رکھا تھا۔ بلیک کنگ نے اس پرابلم کو ڈاکٹروں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا اسے لوگوں سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تب جا کر وہ مطمئن ہوئے اور اسے لوگوں میں موو کرنے لگے، اور پھر ایک بار وہ واپس انسانوں میں آ گیا، بر عالم نہیں بن کر، حیوان بن کر، انسان کے بھیس میں چھپا ایک پالتو جانور جسے اشارہ ملتے ہی کسی پر بھی ٹوٹ پڑتا تھا اور اس پر ایک ہی چھاپ چھوڑ جاتا، دا بیسٹ۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔